हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो लाइफ प्रोसेसेस का हमारा सेकंड पार्ट है और आखिरी पार्ट है, जिसमें कि हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखने वाले हैं, जिनका नाम है सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण और उत्सर्जन तंत्र देखने वाले हैं। तो आज सारे तंत्र मंत्र की विद्याएं जो है हमारी पूरी हो जाएंगी, लेकिन पेन नहीं मिल रहा है, ये छुपा बैठा है। चलो तो शुरू किया जाए फिर लेक्चर नंबर 10th। लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द स्टमक। तो जो हम लोगों ने कल डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, यानी कि पाचन तंत्र और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था, उसके बारे में हमने कल देखा था। जो इंपॉर्टेंट दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं लाइफ प्रोसेस के, उनके पहले क्वेश्चंस लगाते हैं। तो HCl provides an acidic medium and kills germs. Pepsin digests carbohydrates in alkaline medium. No, it digests what? It digests protein, and that too in acidic medium, not alkaline medium. Okay. Mucus protects the inner lining of the stomach from acid. तो जो म्यूकस है वो स्टमक, जो कि जे शेप का ऑर्गन होता है, उसकी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसिड। ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। क्योंकि जो म्यूकस है, श्लेष्मा झिल्ली है, ये अगर नहीं होगी तो जो इनर डेलिकेट लाइनिंग स्टमक की है वो एसिड से क्या हो जाएगी? करोड हो जाएगी। ओके। बाइल जूस के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोर है होता है और लिवर इसको रिलीज करता है, यानी कि यकृत इसको छोड़ता है पित्त के रस को, पित्ताशय में ये संग्रहित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। बाइल इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन। नो, इट डाइजेस्ट द फैट्स। ओके, डाइजेस्ट फैट। पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करता है, सिर्फ उनका इमल्सिफिकेशन करता है। फिर अपना लाइपेज आता है। ये बाइल तो लिवर सेक्रीट करता है, जो लाइपेज आता है वो पैनक्रियाज के द्वारा जो सेक्रीट किया जाता है। पैनक्रियाटिक जूस जो उनका एंजाइम है, वो पैनक्रियाटिक जूस में आपको लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज ये देखने को मिलते हैं। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यस, ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 ओनली। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यस, 6 to 7 मीटर्स, लगभग 6.5 से 7.5 मीटर लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यही होती है। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है जरा बताइए? क्या इसके इनर वॉल्स में होता है? सरफेस एरिया जो इंक्रीज करता है फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। डुओडेनम, जेजनम और कोलॉन में डिवाइडेड होता है। बिल्कुल गलत बात है। डुओडेनम, जेजनम और इलियम में डिवाइडेड होता है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेक्शंस होते हैं। पहला है डुओडेनम, दूसरा है जेजनम और तीसरा है इलियम। जो कोलॉन है, दिस इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, जब बड़ी आंत की बात करते हैं, तो इसका जो शुरुआती हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको सीकम बोलते हैं। सीकम के बाद कोलॉन होता है। कोलॉन का जो मेन काम होता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ओनली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अबाउट द एल्वेलाई। एल्वेलाई के बारे में स्टेटमेंट्स हैं। दीज आर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियल्स। अब हमें पता है कि किस तरीके से ये हमारा नोजी है, मतलब नोज है। ठीक है, नोज के बाद अगर बात करेंगे तो आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है अपना लैरिंग्स, जो एडम एप्पल कहलाता है, जहाँ वो वॉइस बॉक्स है, जहाँ पे वोकल कॉर्ड्स हैं। इसके बाद आता है ये आपका ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप बोलते हैं। यहाँ पे सी शेप की कार्टिलेजेस देखने मिलती हैं। ये डिवाइड होती हैं 2 ब्रोंकियल्स में। ये जो ब्रोंकाइज में, ठीक है, और ये ब्रोंकाई जो हैं 2, ये फर्दर ब्रोंकियल्स में डिवाइड होते हैं। ये फर्दर ब्रोंकियल्स में डिवाइड होते हैं, जिनके एंड्स में क्या लगे होंगे? ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर लगे होंगे, जिनको एल्वेलाई बोलते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो ये बिल्कुल सही है और ये भी सही है। एल्वेलाई हैव थिक वॉल्स टू प्रिवेंट डिफ्यूजन। नहीं भाई, थिन वॉल्स होगी, क्योंकि डिफ्यूजन नहीं होगा तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा? डिफ्यूजन के बिना एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन क्या होता है? जहाँ पे हमारा फूड जो होता है वो एनर्जी में ब्रेक किया जाता है यूजिंग द ऑक्सीजन, इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। इफ द ऑक्सीजन इज यूज्ड विच इज यूज्ड इन आवर बॉडी, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक वो होता है जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता, वो हमारी बॉडी में नहीं होता है। वो जो ईस्ट वगैरह होते हैं ना, जहाँ फर्मेंटेशन वगैरह होता है, वहाँ पर उसको करवाना होता है। ठीक है, एनारोबिक कंडीशंस रखनी होती हैं। और जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, यानी कि उतनी ऑक्सीजन नहीं होती जितनी होनी चाहिए, वो हमारी कहाँ पर होता है? वो हमारी जो बॉडी की
जो क्या बोलते हैं सेल्स होती हैं, मस्कुलर सेल्स होती हैं, जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मसल क्रैम्प्स इसी वजह से आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है ना। तो खैर, ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. About 38 ATP molecules are produced per glucose molecule and glycolysis occurs inside the mitochondria. Now, glycolysis does not occur inside the mitochondria, it occurs inside the cytoplasm. ये ग्लाइकोलिसिस वो होता है जहां पर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल C6H12O6 ब्रेक्स इनटू टू द 2 पाइरुवेट, 2 पाइरुवेट में टूटता है, और पाइरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. ये काम साइटोप्लाज्म में होता है. इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके उसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है कि जो बाकी के 36 ATP हैं आपके जिसमें कि जो बाकी 34 ATP है वो आपका इलेक्ट्रॉन, जो आपका ये ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होती है ETC, इसमें जाके बनता है. ठीक है, ETC. इससे पहले जो साइकिल होती है इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है वो क्रेब्स साइकिल, जिसको कि आप कौन सा एसिड साइकिल बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल. यहाँ पे आपके 2 ATP बनेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर हैं NADH था, और एक क्या बताया था, जरा बताओ कमेंट में. वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके जो कैरियर्स हैं वो बनेंगे, एनर्जी कैरियर्स बनेंगे, और वो यहाँ पर खूब ढेर सारी एनर्जी जनरेट करेंगे. तो 2 यहाँ पर और 34 यहाँ पे और 2 यहाँ पे इनसाइड साइटोप्लाज्म, तो 38 ATP बनता है. तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 1 and 2 ओनली. ठीक, क्लियर है. अब यहाँ पे और एक क्या बताया था जरा. ओके ठीक है, FADH बिल्कुल सही है, FADH2 बिल्कुल सही है सभी का. अब आ जाते हैं अगले जो हमारे लाइफ के प्रोसेसेस हैं उनको समझ लेते हैं. ठीक है, अगले लाइफ के प्रोसेस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखेंगे. सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्या, हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारा ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ये पढ़ेंगे. किस तरीके से परिसंचरण होता है हमारे रक्त का, हमारे खून का पूरी बॉडी में किस तरीके से पहुँचता है. अब पहुँचाना क्यों होता है हर बॉडी तक, क्योंकि हर बॉडी की सेल तक पहुंचाना होता है. हर बॉडी की सेल तक क्यों पहुंचाना होता है वो रेस्पिरेशन ने हमें बता दिया है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा हर एक सेल तक तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, फूड से एनर्जी नहीं बन पाएगी, और एनर्जी नहीं बन पाएगी तो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो काम कैसे करेंगे. इनफैक्ट हार्ट कैसे काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करेगा, हम कैसे, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स काम ही नहीं कर सकते हैं, जिंदा ही नहीं रह सकते हैं बिना एनर्जी के. तो इसीलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इसीलिए ब्लड का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई करे. सिर्फ यही काम नहीं होता है, लेकिन आपको पता है कि ब्लड के 2 कंपोनेंट है जो हम आज फिर से रिवाइज करेंगे उस चीज़ को. एक तो लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है. लिक्विड पार्ट आपका प्लाज्मा होता है, जिसमें कि आपको पता है मोस्टली तो वाटर ही होता है, और बाकी हमने देखा था बाकी हार्मोन्स एंजाइम्स ये सब होते हैं. और बात अगर करेंगे जो हमारे सॉलिड पार्ट होता है उसमें RBCs होते हैं, WBCs होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं. RBCs का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, WBCs का काम है कि फाइट करना फ्रॉम द इन्फेक्शंस, यानी कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना, जिसमें कि लिम्फोसाइट का मेन रोल होता है. और फिर प्लेटलेट हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, खून का थक्का जमाते हैं. तो बट मेन जो काम है वो RBCs के द्वारा किया जाता है, एंड दैट इज़ ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, तो ब्लड पहुंचाना ज़रूरी क्यों है वो रेस्पिरेशन ने बता दिया है, पहुंचता कैसे है वो सर्कुलेटरी सिस्टम बताएगा. ठीक, अब मेन जो ऑर्गन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो मेनली मेन ऑर्गन था हमारा कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन था कि नहीं था. और फिर अगर हमने बात करी थी रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेटरी अगर हम मेन देखेंगे तो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, है ना, जो फेफड़े होते हैं. उसी तरीके से सर्कुलेटरी में जो मेन ऑर्गन है वो हमारा होता है हार्ट. वो होता है कौन, हार्ट. सर डाइजेशन में और रेस्पिरेशन में बाकी भी इन्वॉल्व थे, जैसे कि हाँ नोज़ थी, ट्रैकिया थी, है ना, वो सब कुछ, ब्रोंकाई वगैरह थे. देन डाइजेशन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा लार्ज इंटेस्टाइन था, स्टमक था, बाकी लिवर, ये सब काम कर रहे थे अपना अपना. बट सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर मैं बात करूँ, बहुत बड़ा रोल है सिर्फ और सिर्फ हार्ट का. सिर्फ हार्ट का तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत बड़ा रोल हार्ट का है. हार्ट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आर बॉडी, यानी कि जो ब्लड को पंप करने का काम है, हर एक बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम है, ये हार्ट का होता है. वो करता कैसे है वो देखेंगे. तो जो मानव हृदय है, द हार्ट इज अ फिस्ट साइज्ड ऑर्गन दैट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. ये एक हृदय जो है एक मुट्ठी के आकार का अंग है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है. तो ये मुट्ठी कैसे, मुट्ठी आप बंद करोगे तो उस तरीके का दिखता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिखता है. ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है, मुट्ठी की शेप का होता है, पान की तरह नहीं दिखता है. कंट्रोल्स द रिदम एंड स्पीड ऑफ हार्ट रेट एंड मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर.
ये हृदय गति की लय और गति को नियंत्रित करता है और रक्तचाप को बनाए रखता है। इट मेंटेन्स द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ऑलराइट, बेसिक्स हैं ये। एनाटॉमी समझते हैं ह्यूमन हार्ट की, ये शारीरिक रचना किस तरीके से है। तो ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हैं। कितने? 4 चैम्बर हैं, इस तरीके से चैम्बर्स हैं। ठीक है, ये वाला है जो आप ये देख पा रहे हैं, राइट आर्टरियम। ठीक है, अब ये मत सोचना नहीं तो ये तो सर लेफ्ट होगा, अरे भाई तुम्हारा लेफ्ट है ये, ठीक है, लेकिन हार्ट का तो राइट ही होगा ना। तो जो ऊपर के पार्ट होते हैं उनको ऑरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिकल। ठीक है, ऑरिकल बोलते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। यानी कि हिंदी में अगर बात करूं तो अलिंद बोलते हैं ऊपर वालों को, और नीचे वालों को निलय कहा जाता है। नीचे वालों को निलय कहा जाता है। तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाले ऑरिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल, और राइट लेफ्ट तो आपको पता ही है। तो हो गए 4 चैम्बर। द हार्ट्स टॉप 2 चैम्बर्स आर नोन एज ऑट्रियम, नीचे के 2 हैं वेंट्रिकल्स। द वॉल ऑफ द हार्ट कंप्राइजेस 3 लेयर्स, 3 लेयर की बनी हुई होती है जो हमारा हार्ट है। 3 लेयर्स हैं, उसमें कौन कौन सी? सबसे जो बाहर वाली वो एपिकार्डियम है, बीच वाली मायोकार्डियम है, और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम है। सबसे अंदर वाली कौन सी है? एंडोकार्डियम है। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक, अब हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में आप एक बार देख लीजिए कैसा क्या है। देख लिया आपने? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले ये ध्यान रखना, जैसे ये हमारे दोनों चैम्बर्स हैं, इसके बीच में जो डिवीजन होता है ना, ये जो डिवीजन है ये इस तरीके से, ये जो आप डिवीजन देख पा रहे हो ना, दिस डिवीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? सेप्टा। ठीक है, या सेप्टम भी बोल देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज सेप्टम, जो डिवाइड करता है इसको। ठीक है, लेफ्ट साइड को राइट साइड से आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसके जो इंटरनल वॉल्स हैं ये। अब आते हैं हार्ट बीट। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट विच इंक्लूड्स 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टोल ऑफ द हार्ट। क्या होता है हमारा हार्ट? क्या होता है? जैसे मुट्ठी है, मुट्ठी को ऐसे बनाओ, मुट्ठी सभी लोग, इसको दबाओ, मुट्ठी को, दब गई, छोड़ो, फिर दबाओ, फिर छोड़ो, दबाओ, फिर छोड़ो, ऐसे ही हार्ट बीट करता है। दबता है मतलब वो एकदम जोर का प्रेशर मारता है, जोर का प्रेशर मारता है ताकि जो ब्लड है वो हर ऑर्गन तक पहुंच जाए। और फिर रिलैक्स करता है, क्यों? सो दैट कि जितना भी ब्लड आ रहा है वो भर जाए आके उसमें। ठीक है, फिर पंप करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, सो दैट जितना भी ब्लड आ रहा है वो आके भर जाए, इस तरीके से। तो जब वो दबता है, प्रेशर लगाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, वो उसको बोलते हैं सिस्टोल। और जब वो रिलैक्स करता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल, रिलैक्सेशन फेज होता है। हार्ट बीट काउंट ऑफ हेल्दी पर्सन इज रफली 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट होता है इसका। क्या अगर हम बात करेंगे तो बीटिंग। और आपको पता है कि पूरे, आप ये समझ लो कि एक दिन में हमारा जो हार्ट है वो 7,500 लीटर ब्लड को पंप करता है, 7,500 लीटर। और हार्ट बीटिंग एक दिन में रफली होती है 1,00,000 बार। ठीक है, साउंड जो होता है हार्ट का वो लब डब होता है। लब इज द साउंड ऑफ द मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स क्लोजिंग, एंड डब इज द साउंड ऑफ द सॉटिक एंड पल्म, नॉट सॉटिक, ऑर्टिक, ठीक है, ऑर्टिक, एरोटिक एंड पल्मनरी वॉल्स क्लोजिंग। अभी क्या है मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल, क्या है एरोटिक वॉल्व, ये अभी आपको समझ में आएगा। ये हिंदी में आप एक बार देख लीजिए कि हृदय का जो प्रंकुचन है, जिसको संकुचन चरण बोलते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, और प्रसरण यानी कि शिथिलन चरण होता है जब वो रिलैक्स करता है। ठीक, 72 बार ये प्रति मिनट धड़कन जो है होती है हृदय की। कार्डियक आउटपुट क्या है? जितना ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड एज कार्डियक और हार्ट आउटपुट। द वैल्यू ऑफ कार्डियक आउटपुट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज अबाउट 72 BPM इंटू 70 ml पर बीट, यानी लगभग 5040 ml और अबाउट 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट, 1 लीटर में इतना ब्लड पंप होता है पूरे दिन में, लगभग 7,500 लीटर होता है पंप। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ठीक है, ECG से क्या चेक करते हैं? ECG से ये चेक करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब एक्चुअल में जो ये ब्लड, जो हमारा हार्ट है, ये जो दब रहा है, ये दब कैसे रहा है? आपने देखा होगा कि किसी को अगर इस तरीके से हार्ट अटैक आता है तो कुछ तो उनके हार्ट में इस तरीके से इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं,
क्यों दिए जाते हैं हार्ट रीजन में? सो दैट कि जो हार्ट है वो एक्टिवेट हो जाए, जो कि एकदम हो सकता है कि हार्ट बीट करना बंद कर दिया हो। उसके पीछे का जो कारण होता है, कारण ये है कि यहाँ पे जो राइट ऑट्रियम है, यहाँ पे एक छोटी सी एक डिवाइस ऐसा समझ लो होता है जिसको हम बोलते हैं सिनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड बोलते हैं, ऐसे नोड। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, काइंड ऑफ स्पार्क लगाता है, स्पार्क चिंगारी टाइप लगाता है, स्पार्क जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट कर पाता है। आपने सुना होगा अगर किसी का हार्ट फेल हो जाता है इस तरीके से तो उनको पेस मेकर लगाया जाता है उनके हार्ट में, और पेस मेकर ही उनका हार्ट बीट करवाता है। एक्चुअल में पेस मेकर ये ऐसे नोड का ही जो है वो काम करता है। तो इसीलिए ऐसे नोड को हम नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं। कहाँ पे होता है? जो राइट आर्ट्रियम है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये नेचुरल पेस मेकर, जो कि आपका ऐसे नोड में लगा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट कर रहा है। उसी की हेल्प से हार्ट जो है खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, सो इट प्रोड्यूसेस। तो ये जो ईसीजी है ये हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दे देता है, हमें ये बता देता है कि हार्ट हमारा सही से बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये बहुत एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे लिया जाता है ये चेक करने के लिए कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है कि नहीं आ सकता है। दो इट इज़ नॉट अ फुल प्रूफ कि अगर आपको ये पूरा प्रॉपर ईसीजी सही है तो आपको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका हार्ट तो प्रॉपर तरीके से बीट कर रहा हो, लेकिन आपके जो इनर आर्टरीज़ हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, अभी हम देखेंगे कोरोनरी आर्टरीज़ क्या होती हैं, जो हार्ट तक ब्लड को लेके आती हैं, उनमें हो सकता है कि फ़ैट डिपोजिशन हो गया, लिपिड डिपोजिशन हो गया हो, या फिर कभी कभी रप्चरिंग हो जाती है जिसकी वजह से पूरा वो जम जाती है। ठीक है, ब्लड क्लॉट जम जाता है, ब्लड क्लॉट होने की वजह से पूरा ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। So this graph helps in detecting abnormal heart rhythms and conditions related to the heart functions। यानी कि अगर ढंग से हार्ट फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो डॉक्टर आपकी जो ये ईसीजी ग्राफ बनता है पूरा वो चेक करके बता देता है। लेकिन हार्ट की अगर आपको ये चेक करना है कि जो चारों चैम्बर्स हैं वो सही सलामत हैं कि नहीं, वो सही से उनमें ब्लड सप्लाई हो रही नहीं हो रही है, तो उसके लिए हार्ट की पिक्चर बनाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एकोकार्डियोग्राम। एकोकार्डियोग्राम में क्या होता है, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स हमें ये बता देती हैं कि किस तरीके से जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं हार्ट चैम्बर में तो ब्लॉकिंग नहीं है, कोई वॉल्व में तो दिक्कत नहीं है। तो ये एकोकार्डियोग्राम, तो ये क्या वो कर रहा है, हार्ट की पिक्चर बना रहा है। वो हार्ट की पिक्चर नहीं बना रहा था, हार्ट बीट की यहाँ पर ग्राफ बना रहा था। इस तरीके से होता है, अगर कभी आपने देखा हो ईसीजी का ग्राफ, इस तरीके से आपका बनता है। ठीक, ईईजी अलग होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम जो होता है ईईजी, वो ब्रेन के लिए होता है, दिमाग के लिए होता है वो। ठीक, अब आते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ हार्ट। अब मेन कंपोनेंट हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड आता है, ब्लड जाता है पूरे हमारे इस पूरे हार्ट में। ठीक है, तो इस पे यार हम आखिरी में आएंगे, अभी धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले तो एक चीज़ तुम समझो, जो यहाँ पे लिखा हुआ वो मत तुम पढ़ो। ठीक है, पहले जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको आपने पढ़ना है। ठीक, तो ऐसे समझ लो कि जो हार्ट तक ब्लड को लेके आने का काम और हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड को लेके जाने का काम। ठीक है, अब लेके आना क्यों पड़ता है ब्लड को हार्ट तक, वो भी अभी समझ में आएगा आपको। लेकिन अभी के लिए समझ लो, अब अभी के लिए ऐसे समझ लो कि जो हमारी, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे देखो होता क्या है कि हमारा जो हर एक सेल उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट देता है हर वो बॉडी को। ठीक है, सो हार्ट से, यहाँ पे बन नहीं पाएगा, यहाँ पे देखो, हार्ट से डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ कैसा ब्लड लेके जाना है, यहाँ ऐसा ब्लड लेके जाना है जिसमें ऑक्सीजन भरी हो। ये काम जो करता है वो आर्टरीज करता है। कौन? आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज करती हैं ये। अब होता क्या है, बॉडी पार्ट ने यूज़ कर लिया रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या था? CO2 था एक बाई प्रोडक्ट, वाटर वेपर भी था हमारा, लेकिन CO2 एक कंपोनेंट था। अब ये जो CO2 है इसको हमें बाहर फेंकना है, बॉडी से बाहर निकालना है। ऑक्सीजन अंदर लिया, CO2 बाहर निकाल दिया। ये CO2 क्या है? जो हमारी हर एक सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद, रेस्पिरेशन के बाद जो बाई प्रोडक्ट बना था, तो वो बॉडी पार्ट से वो हार्ट तक लेके जाएगा, ब्लड ही लेके जाएगा उसको। और ब्लड कहाँ लेके जाएगा? बॉडी पार्ट कहाँ लेके जाएगा? हार्ट के पास। तो ये हार्ट क्या करेगा? उस CO2 को रिमूव कर देगा? नहीं करेगा। हार्ट CO2 को रिमूव नहीं करता है, ना तो हार्ट O2 को डालता है। काम ये किसका है? याद करो, कल बताए थे, लंग्स का है, फेफड़ों का है। फेफड़ों में जो एल्वियोलाई लगे हुए हैं उनमें डिफ्यूजन होता है, O2 अंदर आता है, CO2 बाहर जाता है, होता है। हार्ट का काम सिर्फ इतना है, ब्लड को पंप करने का।
तो सर मतलब ये कि हार्ट और लंग के बीच में कोई तो कांटेक्ट होगा, क्योंकि कोई तो कांटेक्ट होगा। ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ जा रहा है, जो एक स्पेशलाइज्ड यहाँ पर ब्लड वेसल्स कैरी करती हैं जिनको वेन्स या शिराएँ बोलते हैं। ये धमनियाँ और ये शिराएँ, ये ब्लड वेसल हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं। हमारे बॉडी में इतनी ब्लड वेसल हैं, आप समझ लो इतनी लेंथ की, कि पूरी पृथ्वी की जो सरकमफेरेंस है ना, परिधि है, जैसे पूरी पृथ्वी है तो इसकी जो पूरी सरकमफेरेंस है इसका दुगना है, इसका दुगना। हमारी बॉडी में पता है कितना? लगभग 96,000 किलोमीटर, 96,000 किलोमीटर लंबी ब्लड वेसल्स हर एक इंसान के बॉडी में हैं। यानी कि अगर इनको बिछा दिया जाए पूरी अर्थ में तो 2 बार राउंड लगा सकते हो आप। खैर, तो ये आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजन वाला खून लेके चलती हैं, बॉडी पार्ट के पास लेके जाती हैं, और जो शिराएं हैं वो CO2 वाला खून लेके जाती हैं। इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट का काम है उनको देना और उनसे लेना, उसके बाद ऑक्सीजन को डलवाना और CO2 को हटवाना वो हार्ट करवाता है लंग्स से। लंग्स के पास लेके जाता है कि भाई इसको कर दो, क्या कर दो, इससे CO2 हटा दो और O2 डाल दो प्लीज़। CO2 हटा दो और O2 डाल दो हमारे इसमें ब्लड में, क्योंकि हमें हर बॉडी पार्ट को सप्लाई करना है। समझ में आई ये चीज़ यहाँ तक सभी को? ठीक, तो आर्टरीज समझ में आ गया, वेन समझ में आ गया। ठीक है, अब तुम अपने आप से कुछ पढ़ना मत, अभी जो लिखा हुआ है दिमाग मत लगाना, जितना हम बोल रहे हैं सिर्फ उतना बस सुनना। ठीक है, 4 चैम्बर बताए थे, फिर से रिपीट करता हूँ। ये क्या था? राइट आर्ट्रियम था। ये क्या था? राइट वेंट्रिकल था। ये क्या था? लेफ्ट ऑरिकल था। ये क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकल था। यही था, बिल्कुल यही था। अब होता क्या है, ये जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारी बॉडी में जो बन रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में बन रहा है, जब रेस्पिरेशन हो रहा है वो डीऑक्सीजन ब्लड यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा। ऊपर से आएगा जो नीला नीला दिख रहा है जिसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ये जो लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है आपको, सुपीरियर वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, और नीचे से आ रहा है इन्फीरियर वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। ये पूरा CO2 वाला ब्लड लाके यहाँ पे पटक देंगे राइट ऑट्रियम में। और ये लगे हुए हैं गेट, ये लगे हुए हैं गेट, ये जो दिख रहे हैं ये गेट लगे हुए हैं। अभी ये यहाँ पे नहीं जाएगा, जब तक कि पूरा इकट्ठा यहाँ पे नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे नहीं आएगा, तब तक यहाँ पे नहीं आएगा। जब वहाँ पे आ गया तब वो गेट खुलेंगे, वो गेट खुलेंगे। और ये गेट देख लो क्या है, इस गेट को बोलते हैं, बाकी देखना ही मत तुम, ये देखो इस गेट को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा और यहाँ पे भर जाएगा पूरा CO2 वाला ब्लड। क्या बोलते हैं इसको? राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक, तो लोकेशन का है लोअर राइट साइड ऑफ द हार्ट। इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द राइट ऑट्रियम, पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो यहाँ पर पूरा भर गया, पहले ये समझ में आ गई। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये गेट खुला, यहाँ भर गया पूरा खून, CO2 वाला खून। अब इस CO2 वाले खून को तो पंप करना नहीं है हार्ट को, पहले इसमें ऑक्सीजन डलवानी है CO2 को हटवा के। तो यहाँ से ये लगा हुआ है, क्या ये पूरा बंद है, लेकिन यहाँ पर ऊपर से खुला इसलिए दिखाया गया ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से गेट खुलता होगा। इस गेट का क्या नाम है? इस गेट का नाम है पल्मोनरी वॉल्व। वॉल्व जहाँ दिख जाए उसको समझ लेना कि वो गेट है आपका, वो गेट है। वो क्या है? वो गेट है। तो ये गेट खुलेगा और ये गेट खुलने के बाद ये लंग्स के पास जाएगा, गेट खुलेगा सीधे लंग्स। विद इन अ सेकेंड, ध्यान सुनना, विद इन अ सेकेंड क्या करेगा? CO2 हटाएगा, O2 डाल देगा। देख रहे हो कितना जल्दी प्रोसेस हो रहा है। विद इन अ सेकेंड CO2 हटाएगा, O2 डाल देगा, डाल दिया O2। अब ये जो O2 वाला ब्लड है, CO2 हट गया, O2 डल गया, O2 वाला जो ब्लड है अब यहाँ घुसेगा। ये जो चैम्बर दिख रहा है, यहाँ पे आया था CO2 वाला ब्लड, फिर गेट खुला, पूरा इकट्ठा हो गया, क्योंकि इसी से ही ये कनेक्टेड है, जो लेके जाएगी कहाँ तक? लंग्स तक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। पल्मोनरी जहाँ शब्द दिख जाए समझ जाना लंग्स से लेने देना है उसका। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? आर्टरी क्या करती थी? आर्टरी करती थी O2 वाला ब्लड लेके जाती थी फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। यही तो बताया था। आर्टरीज क्या कर रही थी? हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक O2 वाला ब्लड लेके जा रही थी। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? पल्मोनरी आर्टरी ये CO2 वाला ब्लड लेके जा रही है, जा हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ ही रही है, हार्ट से लंग जो कि बॉडी पार्ट है उस तक ही जा रही है, लेकिन ये O2 नहीं,
CO2 वाला ब्लड कैरी कर रही है। तो इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी जो है एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, ब्लड को लेके जाती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ठीक है, क्योंकि लंग्स से उसको क्या करवाना है, ब्लड से CO2 को हटवाना है और O2 को डलवाना है। समझ आ गई ये चीज़। इसी तरीके से अब ये जो लंग्स से हार्ट की तरफ आएंगी, क्या बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ कौन लेके आता है ब्लड, वेन से लेके आती हैं, तो बिल्कुल वेन होगी। लेकिन ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड होगा जो कि यहाँ पे पटका जाएगा, जो कि क्या है हमारा, जो कि लेफ्ट ऑरिकल है। तो इसको बोल देते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ये वो वेन है, ये वो शिरा है जो कि लंग से ब्लड को ला रही है हार्ट की तरफ, और कहाँ पर, लेफ्ट ऑरिकल में। लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि लंग्स से आ रहा है, लंग्स ने ऑक्सीजन डाला है और तब आ रहा है। तो लेफ्ट ऑरिकल में तब तक ये आ जाएगा जब तक पूरा इकट्ठा नहीं हो जाएगा। जब इकट्ठा हो जाएगा तो गेट खुलेंगे। इन गेट को बोलते हैं क्या, बाइकस्पिड और मित्रल वॉल्व। ये जब गेट खुलेगा तो पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और जब पूरा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तब हार्ट क्या करेगा, यहाँ से ये लगे हुए हैं आरोटिक वॉल्व, ये खुलेंगे और इसके थ्रू, अब जो पीछे के साइड आपको दिख नहीं रहा है, ये जो लाल लाल है ना, ये उसी का ये गेट है, ये वो यहाँ जाएगा और इसको बोलते हैं ऑर्टा या अरोटा। ये लार्जेस्ट आर्टरी है हमारे ह्यूमन बॉडी की। ये क्या करता है, ये पूरा बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से, बहुत ही भयंकर प्रेशर से पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ब्लड को पहुंचा देता है। ठीक, आई नो आप बोलोगे कि समराइज कर दो, तो मैं पहले ही समराइज करता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। फिर से बहुत ही आसान शब्दों में समझिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की बॉडी पार्ट, जैसे कि हमारा मान लो सिर है ना, गर्दन है, इधर की जितनी भी सेल हैं, इनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आ जाएगा। नीचे के बॉडी पार्ट इनका यहाँ से आ जाएगा। ये दोनों कहाँ पे इकट्ठा करेंगे ब्लड को, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल। जब इकट्ठा हो गया तो खुलेगा, सीधा जाके नहीं गिरेगा, क्योंकि जब पूरा इकट्ठा हो जाएगा तब इसके थ्रू लंग्स को तक पहुँचाएगा हार्ट, ये ठीक है। तो ये जो गेट है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये खुलेगा और यहाँ पे दैट मीन्स कि राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद ये गेट खुलेगा, दैट इज पल्मोनरी वॉल्व, और ये पल्मोनरी आर्टरी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। इसके थ्रू जाएगा लंग्स तक। लंग क्या करेगा, लंग उसको CO2 हटाएगा, O2 डालेगा, पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा O2 वाला ब्लड। देन यहाँ पर आएगा बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व खुल के, और यहाँ पे ऑर्टा के थ्रू पूरे हमारी ह्यूमन हार्ट में पहुँच जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसको पंप करता है हमारा हार्ट बहुत जोर के प्रेशर से, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पर्टिकुलर ब्लड वेसल से कैरी होता है उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। अभी इतनी बड़ी आर्टरी है जिसको हम बोलते हैं ऑर्टा, ये फर्दर बाइफरकेट हो रही है, ये भी फर्दर बाइफरकेट होंगी, और छोटी छोटी बहुत थिन कैपिलरीज जिनको बोलते हैं, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं ये, ठीक है। तो जो आर्टरी होती हैं, ध्यान रखना, आर्टरी जो होती हैं ये थिक होती हैं, मोटी होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को लेके जा रही हैं, तो फट ना जाए इसलिए बहुत ही मोटी होती हैं, ठीक है। जैसे नहीं लालू जी बोलते हैं, मोदी जी ज़रा धीरे बोलिए नहीं तो गर्दन का नस फट जाएगा, सुना तुम लोगों ने। तो वेन जो है वो काफ़ी थिन होती हैं, और इनमें ध्यान रखिएगा वॉल्व भी होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट बैक फ्लो, ठीक है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि अगर मान लो कि ब्लड ऐसे जा रहा है, ठीक है, ब्लड ऐसे जा रहा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे जा रहा है तो बहुत चांसेस है कि पीछे भी आ सकता है, लौट सकता है, तो वो ना हो इसलिए ऐसे यहाँ पर गेट लगे हुए हैं कि वो वापस आ ही नहीं सकता है। ऐसे समझ सकते हो, ऐसे कुछ गेट होते हैं हमारे, एक ही साइड खुलते हैं, जैसे ये है, तो इधर की तरफ ब्लड जाएगा तो खुल जाएंगे वो, लेकिन जब इधर की ओर आएगा तो अपने आप ऐसे बंद हो जाएंगे वो, ठीक है। तो ये वाले गेट हैं ये, जिनको बोलते हैं वॉल्व। तो ये वॉल्व वेन में ही होंगे, शिराओं में, धमनियों में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर होगा भी नहीं, इतनी जोर के प्रेशर का वो चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ वही चीज़ कि दायालिन नाया, ठीक है, वही जितना मैंने आपको पढ़ाया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अपवाद लिखे हुए हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो अपवाद है, क्योंकि वो डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है। इसी तरीके से पल्मोनरी जो वेन है, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा है, ये फेफड़ों से हृदय तक तो लेके आती है, लेकिन ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके आती है, ना कि डीऑक्सीजन लेके आती है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है वही सब लिखा हुआ है। राइट वेंट्रिकल क्या है, तो ये है, ठीक है, रो लोअर साइड में है, डीऑक्सीजन ब्लड को पंप करेगा, लंग्स तक लेके जाएगा वाया द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। वो क्या करेगा,
वो उसको प्योरीफाई करेगा। प्योरीफाई करने के बाद ब्लड कहाँ पर आएगा, लेफ्ट ऑट्रियम में आएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा फ्रॉम लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ये पल्मोनरी वेन है। वेन वैसे हमारी डी ऑक्सीजन कैरी करती है, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड लेके आती है। तो पल्मोनरी शब्द जहाँ पे लग जाएगा तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा, वो अपवाद हो जाएगा। ब्लड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑट्रियम है से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको मित्रल वॉल्व भी बोलते हैं। और ये कनेक्टेड है किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू कनेक्टेड है। और वो जो ऑर्टा है वो लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन हार्ट की या फिर पूरे ह्यूमन बॉडी की, और वो ब्लड को पंप कर देगी। अच्छा, ह्यूमन हार्ट की खुद की भी एक आर्टरी होती है, क्योंकि उसको भी तो ब्लड चाहिए, वो सबको ब्लड दे रहा है, जो सबको दे रहा है तो उसको भी तो चाहिए। तो वो जो आर्टरी जो ब्लड तक कैरी करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ये वो आर्टरी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी है, बिकॉज इट सप्लाइज ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ब्लड टू हार्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लॉक ना हो। मेनली जितने भी हार्ट अटैक होते हैं वो इसके ब्लॉकेज की वजह से होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको बोलते हैं CAD, उसमें या तो फैट का डिपोजिशन होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक तरीके का, या तो फिर कुछ ब्लड क्लॉट बन जाए, यानी कुछ तो एकदम से रप्चरिंग हो जाए, ठीक है, कुछ तो रप्चरिंग हो जाए और पूरा यहाँ पर खून जो है वो जम जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है और इसकी वजह से पूरा ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक हुआ तो विद इन मैक्सिमम मतलब आप मान लो कि 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स कोई सर्वाइव कर सकता है। और सर्वाइव अगर करना है आगे तो चांस होता है कि वो CPR वगैरह जिसके बारे में अभी देखेंगे, तो वो अगर दिया जा सके टाइम पे सही तरीके से तो चांसेस रहते हैं कि कोई सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सुपीरियर वेना कावा ये सब आप देख लो, वही फिर से है। ठीक है, और ये पेरिकार्डियम है आपका। ठीक है, पेरिकार्डियम और इसे मायोकार्डियम एंडोकार्डियम सब पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, ये सेप्टम होता है जो डिवाइड करता है हार्ट के चैम्बर को। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, दोहरा परिसंचरण। अभी मैं फिर से समराइज करूंगा तो चिंता मत करना। डबल सर्कुलेशन इज द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस एंड ऑल मैमल्स वेयर द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल अराउंड द बॉडी। कैसे, यहाँ से पूरा डीऑक्सीजन ब्लड आया, लंग्स के पास गया, फिर वो ब्लड आया, तो यानी 2 बार ब्लड आ रहा है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एक बार पूरा यहाँ इकट्ठा हो रहा है और फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन जो है यानी कि रक्त परिसंचरण, इसकी खोज विलियम हार्वे ने करी थी। ठीक है, द ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल। ये यार पूरा पढ़ लेना, अब मैं क्या इसमें कि भाई पहले ये, ठीक है, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल, डीऑक्सीजन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स। और ध्यान रखना जो मैंने बोला नहीं था, अब यहाँ पे वापस आओ जरा, जो मैंने आपको बोला था कि ब्लड, ये जो हमारा हार्ट है ये दबता है, एकदम दबता, पता है क्यों है, उसको ऑर्टा को सप्लाई करना है। और रिलैक्स पता है क्यों करना है, वो एकदम रिलैक्स करता है ताकि एकदम मुट्ठी खुल जाए, मुट्ठी खोलो ऐसे, ताकि भर जाए, वो हार्ट भर जाए, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हार्ट भर जाए। हार्ट में पूरा ब्लड डीऑक्सीजन वाला कहाँ भरता है, कहाँ भरता है, ये भरता है आपका कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। ठीक, तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि ठीक है, ये जो आपका रिलैक्सेशन फेज होता है डायस्टोली, इसका मतलब होता है वेंट्रिकल रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो कौन सा पार्ट होता है जब ब्लड पंप, हार्ट पंप करता है, देखो जब यहाँ पे आ जाता है तब करता है ना। यहाँ पे लंग से आया, पूरा रिसीव कर लिया, गेट खुला, और ठीक है बाइकस्पिड और मित्रल वॉल्व, और ये पूरा यहाँ पर रिसीव कर लिया, फिर ऑर्टिक वॉल्व खुला और ऑर्टा के थ्रू पूरा, ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी जिसके थ्रू पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप कर देगा। तो ये कौन सा पार्ट है आपका, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसी कॉन्ट्रैक्शन फेज से सिस्टोल को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो जो आपका सिस्टोल है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल है वो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है। ये चीज़ आपको ध्यान में समझ आनी चाहिए। तो आप फिर से पार्ट को लोकेट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो कि आपकी वेना कावा है, ऊपर वाली इन्फीरियर, नीचे वाली ऊपर वाली सुपीरियर, नीचे वाली इन्फीरियर। सबसे बड़ी आर्टरी ये होती है ऑर्टा, सबसे बड़ी वेन होती है ये इन्फीरियर वेना कावा। यहाँ ब्लड डिपॉजिट हुआ, गेट खुला, यहाँ पे ब्लड डिपॉजिट हो गया डीऑक्सीजन वाला, इसके थ्रू लंग्स में पहुँचा, लंग्स ने CO2 हटा के O2 डाल दिया, फिर इसके थ्रू यहाँ पर आ गया आपका जो लेफ्ट ऑरिकल है, फिर ये गेट खुला, बाइकस्पिड और मित्रल वॉल्व, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो गया, फिर एरोटिक वॉल्व खुली और ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में हमारा पहुँच गया पूरा ब्लड। ठीक है, वही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है।
ठीक है, आप फिर से यहाँ पर देख सकते हो, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन आई थिंक इसके बाद डाउट नहीं होना चाहिए आपका कि बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 वाला ब्लड आएगा राइट ऑट्रियम में। गेट खुलेंगे यहाँ के, गेट खुलने, ठीक है, ओके। गेट खुलने के बाद राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, लंग्स को दे देगा। लंग्स क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन भर के लेफ्ट ऑट्रियम में दे देगा। लेफ्ट ऑट्रियम के जो गेट हैं, जो हमारे मिट्रल वॉल्व है, वो खुलेगी। और यहाँ से कौन सा गेट था, ये आपका जो पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है, ये आपका गेट एक खुला, फिर ये एक गेट खुला, फिर जब यहाँ आया तो ये एक गेट खुला और लेफ्ट वेंट्रिकल में पूरा भर गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये खूब जोर से दबेगा, तब ये वाला गेट खुल के, जिसको हम बोलते हैं एरोटिक वॉल्व। तो कितने गेट हो गए, टोटल 4 गेट हैं, टोटल 4 वॉल्व हैं जो हार्ट में हमें डिफरेंट जो चैम्बर्स हैं वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा जोर से, बहुत भयंकर, जिसको क्या बोलते हैं सिस्टोल, इसको क्या बोलते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और ये पूरे हमारे ब्लड बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देगा, ठीक है। अगेन ही समझ लो इस चार्ट के थ्रू, मैं फिर से इस चार्ट के थ्रू भी समझा देता हूँ, ठीक है। इस चार्ट के थ्रू भी समझ लो। मेरा तो मिक्स होता जा रहा है बेटा, कमेंट सेक्शन पे फोकस करोगे तो सब मिक्स ही होगा। 10 कम से कम 3-4 बार रिवाइज़ करवा चुका हूँ, एक आखिरी बार और रिवाइज़ कर लो। और ये आपको रिवाइज़ तभी होगा या तो अभी वीडियो को पॉज करके ऐसे बनाओ, अभी वीडियो पॉज करके बनाओ, ठीक है। जहाँ पे भी तुम्हारे पास कोई रफ कॉपी पेन लो और यहाँ बनाओ और इमेजिन करो। अपने दिमाग में नहीं पेन कॉपी तो अपना दिमाग, आंखें बंद करो और दिमाग में 4 चैम्बर बनाओ और ये एज्यूम करो। अब और कितनी आसानी से मैं आपको समझाऊं कि जो हमारी हर एक सेल है जब रेस्पिरेशन करती है, CO2 प्रोड्यूस होती है, वो CO2 ब्लड लेके आता है, यहाँ पे सबसे पहले इकट्ठा करता है, जिसको बोलते हैं राइट ऑट्रियम। ये राइट है, तुमको समझ नहीं आ रहा, ये राइट है, दायां साइड है ये हार्ट का, अपना मत देखना, राइट का। और ऊपर वाले पार्ट को चैम्बर को ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल। यहाँ आ गया, ये गेट खुलेंगे, अब ये गेट खुल के यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो जाएगा, क्या, वही डीऑक्सीजन ब्लड। इसके बाद क्या होगा, और ये सब डीऑक्सीजन आया कहाँ से, ऊपर से आया सुपीरियर वेना कावा, नीचे से इन्फीरियर वेना कावा, और सब यहाँ पे इकट्ठा हुआ, गेट खुला, यहाँ पे आया। ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल। इसके थ्रू पल्मोनरी क्या अटैच्ड है, पल्मोनरी आर्टरी अटैच्ड है। देखो यहाँ पे राइट ऑट्रियम में आ गया पूरा, ठीक है, राइट ऑट्रियम में आ गया पूरा। राइट ऑट्रियम के बाद कहाँ पे गया, ये राइट ऑट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल पे गया। ये गेट लगे हुए थे, राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, पल्मोनरी आर्टरी को दे दिया। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसको दे दिया, लंग्स को दे दिया, लंग्स को दे दिया। ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, कैपिलरीज ऑफ लंग्स, ठीक है। और ये क्या करा, इन्होंने CO2 हटाया, O2 डाल दिया, CO2 हटाया, O2 डाल दिया। O2 वाला ब्लड कौन लेके जाएगा हार्ट के पास, पल्मोनरी वेन लेके जाएंगी। हार्ट के कौन से चैम्बर के पास, लेफ्ट ऑट्रियम के पास, यहाँ पे। फिर यहाँ का गेट खुलेगा, यहाँ का गेट बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व खुलेगी और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये आपका एक गेट खुलेगा, यहाँ पे आप देखो, जिसको बोलते हैं ऑरोटिक वॉल्व, और वो गेट खुल के ऑर्टा के थ्रू ब्रांचेस ऑफ डॉर्सल ऑर्टा, टिश्यू कैपिलरीज, और इस पूरी तरीके से कैपिलरीज क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचा देंगी हर एक सेल तक। फिर सेल काम करिएंगे और फिर सेल क्या करेंगी, CO2 डाल देंगे ब्लड में, जो कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा फिर से कहाँ तक लेके आएंगी, राइट आर्ट्रियम में। फिर राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, फिर पूरा इस तरीके से डबल सर्कुलेशन पूरा चलता है आपका, ठीक है, डन। अब कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट मसल्स तक लेके आती है। जनरली ये ब्लॉक कब होता है, अभी मैंने आपको बता दिया। ऐसे नोड क्या है, ये राइट ऑट्रियम में सिचुएटेड है, कहाँ पर, ध्यान रखना, ये सिचुएटेड है इन योर राइट ऑट्रियम। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड, जो हमारा हार्ट है वो काम कर पाता है, वो एक्चुअल में पंप कर पाता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया जब किसी का हार्ट काम नहीं करता है तो ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दिए जाते हैं हार्ट में, सो दैट कि कुछ हल्की सी गतिविधि हो सके और हार्ट जो है अपनी बीटिंग शुरू कर सके। और नेचुरल पेसमेकर के तौर पर ऐड करता है। तो जिन लोगों का हार्ट ख़राब हो जाता है और अगर सर्वाइव कर जाते हैं वो, तो फिर पेसमेकर लगाया जाता है। अगर उनका ऐसे नोड खराब हुआ होता है तो अगर कुछ कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम है तो कोरोनरी आर्टरी की क्लीनिंग करी जाती है, वो डाला जाता है, जिसको कुछ क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से जा रहा है, सक्शन कुछ तो होता है वो, एक ऐसे मतलब नाम एकदम से जा रहा है, जैसे ये आपकी आर्टरी है, ठीक है। तो आर्टरी में इस तरीके का वो सेक्शन डाल दिया जाता है। वो क्या करता है, कभी वो मतलब वो जम ही नहीं पाएगा, कहाँ जमेगा वो, ठीक है। और ये कभी कोलैप्स करेंगे ही नहीं, जो आर्टरी कभी चपकेंगी ही नहीं, और ब्लड फ्लो करता रहता है आपका, ठीक है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसको कुछ तो बोलते हैं, स्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्टेंट डाल दिया जाता है, उससे क्या होता है कि वो फिर मतलब जमता नहीं है, लेकिन वही अगर सर्वाइव कर गया इंसान तो, ठीक है।
तो कोरोनरी आर्टरी इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ दिस हार्ट अटैक, जिसको कि हम कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। CAD का कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है। कैसे मेजर करते हैं वो हमने अभी देखा है, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, लगभग 120 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगाता है हमारा हार्ट, 120 mm ऑफ Hg। इससे ज़्यादा है तो हाई BP का प्रॉब्लम होता है। डायस्टोलिक है आपका लगभग 80 mm ऑफ Hg, और अगर इससे नीचे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई आपको लो BP का प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी कि आपका ब्लड जो है उतना प्रेशर काफ़ी लो हो चुका है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो 120 और 50 लिखा है क्या, 80 कर लेना यहाँ पर, अच्छा यहाँ सही है 80, ठीक है। 80 mm Hg, ठीक है। पल्स रेट क्या होता है, तो जो हमारी हार्ट बीटिंग होती है उसी को पल्स रेट कहा जाता है। हमारा हार्ट लगभग 60 से 100 बार बीट करता है पर मिनट। इसको आराम से चेक किया जा सकता है नाड़ी से, जैसे कि जो हमारी रिस्ट होती है ना, जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं, तो उसका जो आंतरिक भाग होता है, जो इनर पार्ट होता है, वहाँ से चेक किया जा सकता है, या गर्दन के साइड में लगा के चेक किया जा सकता है। क्योंकि वैसे चेक तो कहीं पे भी किया जा सकता है, लेकिन ये वो पार्ट होते हैं जहाँ पे जो हमारी आर्टरीज़ हैं, अगर आप ध्यान से अपनी रिस्ट को, कलाई को देखोगे तो आपको साफ साफ वो आर्टरी दिखेगी, आपको आर्टरी दिखेगी, क्योंकि वो हड्डी के ऊपर से आ रही है। तो स्किन और उसके बीच में बहुत, मतलब हमारे जो हम उंगलियों से चेक करते हैं और उस आर्टरी के बीच में बहुत ही पतली परत होती है स्किन की, क्योंकि वो बोन के ऊपर ही चढ़ी हुई है, बहुत नज़दीक है, जिसको आराम से टच करके टेस्ट किया सकता है। बाकी अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो वो क्या है कि वो अंदर चली गई है, स्किन की एक मोटी लेयर आ गई है, तो वहाँ चेक करना उतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर आपको जनरली जो शुरू की 2 फिंगर्स होती हैं उनको रख के चेक किया जाता है, ना कि थंब को, क्योंकि थंब की खुद की पल्स रेट होती है, तो कभी थंब को नहीं रखा जाता है। तो इससे क्या चेक हो जाता है कि भाई इंसान की सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं पल्स रेट से, यानी हार्ट बीट कर रहा है नहीं कर रहा है। जनरली अगर हार्ट बीट नहीं करता है, किसी को इस तरीके से फेंट हो जाता है, तो everyone should have the CPR का नॉलेज, जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन बोलते हैं, जहाँ पे आपको क्या करना होता है। अब एक्चुअली में जो हार्ट होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के सेंटर के लेफ्ट में होता है, मतलब जैसे सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे स्टर्नम बोन होती है, हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, तो सेंटर में ही होता है, लेकिन सेंटर के थोड़ा सा लेफ्ट में, ठीक है, आपका लेफ्ट जो होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये लेफ्ट होगा, हल्का सा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर ये है, ये सेंटर हो गया, तो इस सेंटर के हल्का सा ये लेफ्ट में होता है यहाँ पे, और हल्का सा नीचे साइड होता है। तो पता होना चाहिए कि हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है, सो दैट अगर कभी कोई फेंट होता है तो उसको प्रॉपर CPR दिया जा सके। CPR देने के लिए दोनों हाथों को, मतलब दोनों हाथों की हथेलियों को रखा जाता है और अपना पूरा प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। और नॉर्मली रिपीट सेट्स ऑफ 30 कंप्रेशन दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको कंप्रेशन करते रहना जब तक कि सांस नहीं आ जाती है, तब तक। आप थक जाएं तो आपके आसपास से आप हेल्प मांग सकते हैं, फिर अगर आसपास है तो वो उसके बाद वो कर सकते हैं फिर, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगती है इसको देने में। तो आप थक गए तो किसी दूसरे वो तुरंत रिज्यूम कर दे, वो थक गया तो फिर आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि किसी के जो हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, हार्ट को दबा रहे हैं, सो दैट कि वो ब्लड को पंप हल्का सा तो कर सके, मतलब हल्का सा हर जगह ऑक्सीजन पहुंचती रहे, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 2% बॉडी वेट का है, लेकिन 15 से 20% ऑक्सीजन लेता है, 15 से 20% ब्लड लेता है। हमारी जो पूरा हार्ट सप्लाई करता है ब्लड की, उसकी 15 से 20% सप्लाई तो ब्रेन ही लेता है। यही कारण है कि क्यों जब हार्ट फेल, मतलब बंद बीट करना बंद करता है, फेल होता है, तो ब्लड सप्लाई सबसे पहले ब्रेन में इफेक्ट होती है, इसीलिए फेंट हो जाता है आदमी और बेहोश होकर गिर जाता है, ठीक है। ओपन एयर वे एंड 2 ब्रेथ्स, यानी कि ब्रेथ भी दिया जा सकता है मुँह से, जो कि, और इसमें अगर डिले हुआ तो डिले में प्रॉब्लम हो जाता है कि फिर थोड़ा सा सर्वाइवल के चांस कम होते हैं, ठीक है। तो सर्वाइवल के चांस इसमें कम होते हैं। और मतलब अब बोला तो यही जाता है, मुझे एग्जैक्टली इसके रिगार्डिंग नॉलेज तो नहीं है, क्योंकि जैसे जब मेरे फादर को आया था तो पोस्टमार्टम में उनका निकला था कि उनका पूरा रिब केज टूट गया है, ठीक है। तो हमें इनिशियली लगा था रिब केज, मतलब कि रिब केज टूटने की वजह से डेथ नहीं हो गई है, लेकिन फिर जब देखा था तो शायद उसमें ऐसा होता है कि रिब केज टूट जाए वो बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि रिब केज तो फिर से वो सही हो जाएगा, मतलब वो बड़ा इशू नहीं है। लेकिन सर्वाइवल इज़ द बिगेस्ट इशू। मतलब एक तो पहली बात तो ढंग से दिया भी नहीं, अगर मतलब क्योंकि रिब केज ऐसे नहीं टूटता है, ठीक है। अगर आप सही से दोगे तो रिब केज नहीं टूटना चाहिए, लेकिन पता नहीं, ऐसा बताया गया था हमें कि रिब केज से ऐसा ज़्यादा बड़ा इशू होता नहीं है, ठीक है। लेकिन गलत तरीके से तो CPR दिया ही गया था, क्योंकि रिब केज यहाँ पे होता है, ठीक है,
और जब आप हार्ट के इधर उधर हर जगह मारते हैं तो रिब केज और बहुत ज़्यादा जोर का प्रेशर लगाते हैं तब रिब केज टूटता है, ठीक है। और रिब केज जब मेरे पापा की उसमें आया था पोस्टमार्टम में तो काफ़ी सारी हड्डियाँ मतलब दिया थी, टूटी हुई थी। अब उनको CPR टाइम पे दिया गया था नहीं दिया गया तो भगवान जाने, क्योंकि वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो केतली मतलब धुल रहे थे, केतली धुलने में लगे हुए थे और तभी उनको बता रहे थे आया था। और जब किसी ने देखा था तो मतलब वो पड़े हुए थे और कितना टाइम हो गया था उससे पहले उनको आए हुए फेंट हुए हुए वो पता नहीं था, वो उनको भी नहीं पता था, क्योंकि जब किसी ने देखा तब वो जल्दी जल्दी रश किए, कोई व्हीकल भी नहीं था और फिर ई रिक्शा में वो लेके गए। और उन्होंने बताया तो कि हम कॉन्टीन्यूसली देते रहते और उनकी सांसें भी चलती रही थी, लेकिन हॉस्पिटल के गेट में जैसे ही लाए तो बंद हो गई सांसें। ब्लड की अब बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड की वैसे हम बात तो कर चुके हैं, ठीक है। तो ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, एंड सॉलिड कंपोनेंट्स, ओके। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो लिक्विड कंपोनेंट होता है और एक सॉलिड कंपोनेंट होता है। तो लिक्विड कंपोनेंट मेनली प्लाज्मा का बना हुआ होता है, ठीक है, जो येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, येलो कलर का फ्लूइड होता है ये जो प्लाज्मा होता है। और इसमें मेनली हमें पता है 92% वाटर होता है और बाकी का जो 8% है वो सारी चीज़ें होती हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं और बाकी चीज़ें, ठीक है। टू नो योर कोरोनरी आर्टरी इज हेल्दी। कोरोनरी आर्टरी में कई बार कैल्सिफिकेशन भी हो जाता है, तो कैल्सिफिकेशन तो चेक किया जा सकता है किसी भी आर्टरी में। आपका जो डॉक्टर है वो किसी भी आर्टरी में चेक कर लेगा। बाकी तो काफ़ी डीप प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली चेक करना है, एक तो ECG आप करवा सकते हैं, ठीक है। और ख़ासकर उनको जिनका मतलब जेनेटिक होता है उनको ज़्यादा प्रोन होता है, क्योंकि जैसे मेरे फादर का भी मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा कभी अल्कोहल वगैरह नहीं, कभी ऐसा और भी कुछ भी सिगरेट वगैरह कभी नहीं, कभी नेवर, ठीक है। सिगरेट या फिर अल्कोहल ये सब कुछ नहीं था, बट फिर भी हो गया बिकॉज आई थिंक ही वॉज मोर जेनेटिकली प्रोन, बिकॉज ग्रैंडफादर को आ चुका था। तो जिनको जेनेटिक चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो कोरोनरी आर्टरी वो थोड़ी सी नैरो होती है, तो हल्का सा भी कुछ भी रप्चर हुआ, हल्का से फैट डिपोजिशन हुआ, तुरंत जो है वहाँ पे चांसेस हो जाते हैं उसके मतलब ब्लॉक होने के, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लंग्स को ब्लड कैसे मिलता है? अतुल शर्मा, अभी तक हम क्या कर रहे थे? पल्मोनरी पल्मोनरी पल्मोनरी, लंग को ब्लड कैसे मिलता है? पल्मोनरी आर्टरी भी देख नहीं रहे थे। कितना देर का प्रोसेस होता है सर एक बार ब्लड भरना में? मतलब कहाँ पर ब्लड भरने में? हाँ, वो इंडिया का नंबर नहीं हो सकता, वो जो नंबर यहाँ पे लिखा था वो 911 नहीं है, आई थिंक वो 912 है। तो उसमें नंबर मत लगा देना, आई थिंक ये विदेश का है, यहाँ इंडिया का नहीं है ये, ठीक है। तो इंडिया का एक बार चेक कर लेना, ठीक है, वो इंडिया का नहीं है। डेली रजिस्टर कंपलसरी हाँ कर सकता हूँ। सर फिर टेंशन में हार्ट अटैक कैसे आ जाता है? बिकॉज जो स्ट्रेस होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो ब्लड जो आर्टरीज़ हैं उनको थोड़ा सा नैरो कर देता है, श्रिंक कर देता है, और उसमें चांसेस होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी बॉडी पे। ये वाला कंपोनेंट हम पूरा देख चुके हैं पहले ही, ठीक है, जिसमें कि लिक्विड पार्ट होता है, प्लाज्मा होता है, उसमें मेन पार्ट होता है, देन सॉलिड पार्ट में RBC WBC और प्लेटलेट होती हैं, ठीक है। ये आई थिंक फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं सारा कुछ, ठीक है। ऑलराइट, ये न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, यासिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं। ये सब किसके टाइप्स हैं? WBCs के हैं, जिनमें इनका फंक्शन है, मेन फंक्शन लिम्फोसाइट का होता है एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया फंगस को किल करती हैं, मोनोसिस्ट आपकी क्लीन करती हैं डैमेज सेल्स को, यासिनोफिल्स पैरासाइट्स को किल करती हैं, और जो बेसोफिल्स होती हैं दे आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। प्लाज्मा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लगभग 92% वाटर है और 6 to 8% प्रोटीन है। ब्लड ग्रुप की आप बात करते हैं, है ना, कि जो रक्त समूह है उसको कैसे पता लगाया जाता है और क्यों किसी दूसरे का ब्लड जो है
ग्रुप किसी और के ब्लड में नहीं चढ़ाया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ब्लड ग्रुप्स की जो डिस्कवरी करने का काम किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था सन 1900 में, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था ब्लड ग्रुप्स को ओ, ए एंड बी ब्लड ग्रुप टाइप्स में, विच लेड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यहीं से निकल के आया था, जो कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था 1900 में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। ये एक एक्सेप्शनल बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, अभी देखेंगे इसके बारे में। वाई.एम. भेंडे करके थे, 1952 में इन्होंने एक पेशेंट में इन्होंने क्या किया था, उसको डिस्कवर किया था, वो बॉम्बे में मिला था। ठीक है, तो बॉम्बे में पहली बार इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो इसका इसीलिए नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया, जो कि एक बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ब्लड ग्रुप मेनली दो टाइप्स का है, एक एबीओ होता है उसमें, यानी एबीओ का मतलब है या तो ए ब्लड ग्रुप होगा या बी ब्लड ग्रुप होगा या ए बी होगा या ओ होगा, या तो ए या तो बी, ए बी या तो ओ। ठीक, ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। एंड दूसरा होता है आरएच। ठीक है, अभी ए बी पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आरएच पे आते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या, जो हमारी आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनकी सरफेस पे एंटीजन पाए जाते हैं। ये जो एंटीजन होते हैं, ग्रुप ए में ए टाइप का एंटीजन होगा, ग्रुप बी में बी टाइप का एंटीजन होगा, ग्रुप ए बी में दोनों तरीके के एंटीजन होंगे, और ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा, सब कुछ खाली पड़ा होगा। प्लाज्मा में आरबीसी के सरफेस में एंटीजन है, इसी तरीके से प्लाज्मा क्या करे, प्लाज्मा के पास इनकी एंटीबॉडीज़ होती हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए में एंटी बी एंटीबॉडीज़ होंगी, ग्रुप बी वाले में एंटी ए होंगी, ग्रुप ए बी में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और ग्रुप ओ में दोनों होगा, एंटी ए भी होगा एंटी बी भी होगा। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे एंटीजन आरबीसी में ए एंटीजन है, ए वाले में बी एंटीजन है, ए बी वाले में ए और बी दोनों है, और ओ में कोई नहीं है। अब होता क्या है कि ए वाले को अगर मान लो हम बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दें तो क्या होगा उससे। तो बी जब ब्लड ग्रुप चढ़ाएंगे तो इसमें किसके एंटीजन है, बी के एंटीजन है। अब बी के एंटीजन हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो बी की एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई हैं, ये इसको क्या करेंगी, फाइट करेंगी, और इसी वजह से यहाँ पे इंसान की तुरंत डेथ हो जाती है। अगर आपने किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया किसी के अंदर, तो तुरंत यहाँ पे डेथ हो जाती है, और उसको चेक करना कोई ऐसा हेक्टिक प्रोसेस नहीं होता है। उसको माइक्रोस्कोप से अगर आप ब्लड में ऑब्जर्व करोगे, हल्का सा ब्लड लो, लाइक फॉर एग्जांपल एक बूंदी ब्लड लोगे आप, और उसको थोड़ा सा ऐसा रब करके माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं, तो उसकी सरफेस पे, आरबीसी की सरफेस पे साफ नज़र आ जाता है कि ये ए का है एंटीजन, या बी का है, या ए बी का है, क्या है यहाँ पे। एंटीजन नहीं है तो मतलब ओ है, दोनों है तो ए बी है, ए का है तो ए और बी का है तो बी। तो यहाँ पे अगर आप बी का चढ़ा दोगे तो यहाँ पर एंटीजन लगे हुए हैं बी के, और एंटीबॉडीज़ यहाँ पर पड़े हुए हैं इसके वाले में बी के, तो वो क्या करेंगे, दूसरे को फाइट करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो आप उसको नहीं दे सकते हैं। तो ए वाला ए से ले सकता है, बी वाला बी से। इसी तरीके से ए बी की अगर बात करेंगे तो ए बी के साथ क्या है ना, ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज़ है ही नहीं, तो कोई फाइट करने वाला है ही नहीं, तो किसी का भी ब्लड इसको दिया जा सकता है, किसी का भी ब्लड दिया जा सकता है इसको। ओ के साथ उल्टा है। ठीक है, ओ के साथ उल्टा है, ओ के पास दोनों की पड़ी हुई हैं, क्योंकि दोनों की पड़ी हुई हैं तो ओ वाले का ही दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों ए वाली भी फाइट करने लगेंगी, बी वाली भी फाइट करने लगेंगी, तो ओ वाले का ही देना है यहाँ पे। ए बी वाले किसी को भी दिया जा सकता है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ हैं ही नहीं जो फाइट करेंगी। लेकिन ओ वाला क्या है कि किसी को भी दे सकता है, ओ वाला किसी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है किसी को भी, क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, देयर इज़ नो एंटीजन। ठीक है, देयर इज़ नो एंटीजन, तो कोई यहाँ पर एंटीजन ना होने की वजह से ग्रुप ओ जो है ये किसी को भी दे सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता बोलते हैं। और क्योंकि ये किसी से भी ले सकता है, ए से, बी से, ओ से, किसी से भी, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, यानी कि सर्वग्राही बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हम देखते हैं ब्लड टाइप में, ब्लड ग्रुप में, कि पॉजिटिव है नेगेटिव। एक्चुअल में एक एंटीजन के अलावा जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस में उस एंटीजन के अलावा एक आरएच फैक्टर नाम का एक प्रोटीन होता है। ठीक है, रीसेस फैक्टर जिसको बोलते हैं, जो एक तरीके का प्रोटीन है। अगर वो प्रोटीन मौजूद है आरबीसी की सरफेस पे तो उसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं, और अगर नहीं है तो उसको हम नेगेटिव बोल देते हैं। यानी कि अगर मैंने बोला ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब है आरबीसी की सरफेस पे ए वाले का एंटीजन होगा, प्लस इसमें आरएच प्रोटीन भी होगा, इस तरीके से। यानी कि अगर ये ए प्लस है तो इस तरीके से आप समझ लो। ठीक है, ये आरएच प्रोटीन हो गया, ये एंटीजन हो गया, ये आरएच प्रोटीन हो गया, इस तरीके से। और अगर ए नेगेटिव है तो मतलब इसमें कोई एंटीजन नहीं है, सॉरी इसमें कोई आरएच प्रोटीन नहीं है, सिर्फ ए एंटीजन है।
इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव का खेल चलता है। तो ए पॉजिटिव किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, वहाँ पे लिखा है। ओ वाला जो है वो सबको दे सकता है, सबको दे सकता है, ठीक है। ओ वाला सबको दे सकता है, और ए वाला ए पॉजिटिव से और ए नेगेटिव से ले सकता है, ठीक है। ए नेगेटिव वाला सिर्फ ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से ले सकता है। ओ पॉजिटिव अगर आप देखो तो हर किसी को दे सकता है, ओ वाले को, ए वाले को, बी वाले को और ए बी वाले को, लेकिन ले सिर्फ ओ वाले से सकता है। ए बी वाला दे सिर्फ अपने वाले को सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है, यानी कि बेनिफिट में रहते हैं ए बी पॉजिटिव वाले, क्योंकि किसी से भी ले सकते हैं लेकिन दे सिर्फ ए बी कर सकते हैं। नुकसान में ये रहते हैं, ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि ओ रेयर थोड़ा सा होता है, क्योंकि वो किसी से भी ले नहीं सकते हैं, ले सिर्फ ओ वाले से ही सकते हैं। तो दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है। आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है? क्यों? मेरा तो खैर बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, ओके। तो मैं किससे ले सकता हूँ? बी पॉजिटिव से भी, बी नेगेटिव से भी, ओ पॉजिटिव से भी और ओ नेगेटिव से, ओके। तो खैर यहाँ पे आते हैं, अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। बाकी जल्दी से बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? एनीवन? ठीक है, ओ पॉजिटिव है, अच्छा चलो। अब आते हैं उत्सर्जन तंत्र पे, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। किस तरीके से जो ब्लड है हमारा वो अपने वेस्ट को हटाता है। देखिए लंग्स जो क्या कर रहे थे, वो CO2 को हटा रहे थे, लेकिन हमारे ब्लड में काफ़ी जो सॉलिड वेस्ट है उसको भी हटाने का काम करना होता है, और वो करने का काम मेनली कौन करती हैं? किडनी करती हैं। जो हमारे गुर्दे हैं वो करते हैं मेन जो सॉलिड वेस्ट हटाने का काम। किस तरीके से करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन इंटरनल केमिकल बैलेंस, जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस्टेसिस जहाँ पे बॉडी अपना इनर जो बॉडी टेम्परेचर है या फिर जो एक्चुअल जो ओरिजिनल कंडीशंस हैं, ठीक है, उनको मेंटेन करके रखती है। जैसे मैंने आपको बताया था होम्योस्टेसिस के बारे में जब पढ़ाया था कि किस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हमारी बॉडी हीटेड रहती है, गर्म रहती है। अगर गर्मी है तो वो स्वेट रिलीज़ करके ठंडक मेंटेन करती है। तो एक्चुअल में जो हमारे स्वेट रिलीज़ होता है हमारे गर्मियों के टाइम पे, फिर कभी भी हमारी स्किन से, तो वो भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि एक्सक्रीशन ही तो हो रहा है, उत्सर्जन ही तो हो रहा है। लेकिन जो मेन एक्सक्रीशन होता है वो किडनी के द्वारा होता है। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होगा? किडनी होगा। मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? यूरिया होगा, along with excess water and salts. The main organs of human excretory system are kidneys, ureters and urinary bladder and urethra. अभी देखेंगे कहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ये तो होता क्या है हमें पता है, ब्लड जो है, ब्लड वो किडनी में कौन लेके आएगा? आप मुझे बताओ, कौन लेके आएगा भाई? कौन लेके आएगा? आर्टरी लेके आएगी। हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ब्लड को ले जाने का काम आर्टरी ही तो करती है, ठीक। तो ये एक आर्टरी है जो किडनी तक ब्लड लेके आएगी, जिसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। क्या बोलते हैं? रीनल। जैसे पल्मोनरी आगे शब्द अगर लग गया तो वो लंग्स से एसोसिएटेड है, वो फिर लंग्स से। और लंग्स के बारे में हमने देखा था कि वहाँ पर एक्सेप्शन है, वहाँ पे आर्टरी O2 वाला ब्लड नहीं, CO2 वाला ब्लड लेके जाती है, और कहीं एक्सेप्शन नहीं है। तो रीनल आर्टरी का मतलब ये है वो आर्टरी जो किडनी तक ब्लड को लेके जा रही है। और कैसा ब्लड है? O2 वाला ब्लड है। O2 वाला ब्लड तो है, लेकिन इसमें वेस्ट होगा, और जो वेस्ट है वो कौन फिल्टर करेगा? किडनी फिल्टर करेगी। ये भी करेगी और ये भी करेगी, ये वाली किडनी भी करेगी, दोनों करेंगे। और दोनों में से अगर एक नहीं होगी तो एक पे फिर लोड बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हम 2 किडनी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोनों किडनी के मतलब एक किडनी तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, लेकिन एक पे काम चल जाता है। राइट वाली थोड़ी सी नीचे होती है, ध्यान रखना। ये थोड़ी सी नीचे इसलिए होती है बिकॉज इसको लिवर को पोजीशन देनी होती है, ठीक है। लिवर को पोजीशन देने की वजह से थोड़ा सा 2 से 5 सेंटीमीटर नीचे होती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है, जो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर किया था वहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा। यूम्बिलिकल हमने देखा था, एक तो यूम्बिलिकल आर्टरी थी, यूम्बिलिकल वेन थी। यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सेप्शन बोल रहा है, फिर जो भी, ठीक है, प्रॉपर एक्सेप्शन तो नहीं होगा। तो यूम्बिलिकल आर्टरी कितनी होती हैं? 2 होती है। यूम्बिलिकली वेन 1 होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था वेस्ट को कैरी करने के लिए 2-2 नसें लगती हैं, क्योंकि वेस्ट ज़्यादा सेक्रीट करता है जो बेबी होता है, और न्यूट्रिएंट्स लाने के लिए सिर्फ एक में ही काम चल जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स ये वेन लेके आती है, ध्यान रखिएगा। जो O2 और ये सब ग्लूकोज वगैरह सब ये है ना, ये न्यूट्रिएंट्स लेके लाने का काम वेन करती है, यूम्बिलिकल वेन, जो कि यूम्बिलिकल कॉर्ड का पार्ट है जो प्लेसेंटा से कनेक्टेड है।
और ये क्या करती है, ये वेस्ट लेके जाती है, दो दो होती हैं यूम्बिलिकल आर्टरी। तो वहाँ पर आई थिंक वेन और आर्टरी थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया था, तो इसको सही कर लीजिएगा। यूम्बिलिकल आर्टरी वेस्ट दो हैं, यूम्बिलिकल आर्टरी दो हैं, वेस्ट लेके जाती हैं, और वेन जो है वो एक ही है जो कि न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है, ठीक है। तो रीनल आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड लेके आ रही किडनी तक, और किडनी क्या करेगी, इसको अब फिल्टर करेगी। क्या करेगी, फिल्टर करेगी, और फिल्टर करने के बाद जो भी वेस्ट होगा वो वेस्ट को यहाँ डाल देगी। कहाँ पे, ये हैं आपके यूरेटर, दो यूरेटर हैं, दोनों किडनी से अटैच्ड हैं, और ये कॉमन हमारे ब्लैडर में आ जाते हैं, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, और फिर यूथ्रा के थ्रू निकल जाता है हमारा यूरिन, ठीक है। अब किडनी की अगर बात करेंगे, साइज़ इनका 10 से 12 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कितनी छोटी होगी किडनी, क्योंकि 15 सेंटीमीटर की भी नहीं, यानी कि जो हमारी नहीं स्केल आती थी 15 सेंटीमीटर की, उतनी लेंथ भी नहीं है इसकी, है ना। 5 से 7 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, और 2 से 3 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस है। एवरेज वेट की बात करेंगे तो 120 टू 170 ग्राम का वेट होता है। बीन शेप का ऑर्गन है, ठीक है, दोनों साइड देखने को मिलेगा। ऑन द इधर साइड ऑफ द बैक बोन जस्ट बिलो द रिब केज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड राइट यानी कि थोड़ा सा डॉर्सल साइड में है, पीछे साइड में है। राइट किडनी इज पोजीशन स्लाइटली लोअर इन कंपैरिजन टू लेफ्ट किडनी लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड। मेन फंक्शन क्या है, फिल्टर ब्लड टू रिमूव यूरिया हटाना, ठीक है, एक्सेस सॉल्ट, वाटर और यूरिन को हटाना, ठीक है, इन सबको हटाना। अब होता क्या है ना कि ये यूरिया एक्चुअल में बनता किससे है, मेनली अमीनो एसिड से बनता है, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो एसिड में टूटता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंजम्पशन करते हैं ना, तो उनका फिर किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा चीज़ें रिमूव करनी पड़ती है, और उस केस में किडनी डैमेज का खतरा रहता है। तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा चिकन, बहुत ज़्यादा ये जिम जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो प्रोटीन ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं, उनको सबसे पहले अगर दिक्कत होगी तो किडनी में ही उनको प्रॉब्लम होगी, किडनी उनकी डैमेज होगी। तो इसीलिए बहुत अवेयर रहें इस चीज़ को कि प्रोटीन इज़ नेसेसरी। और इंडियंस अगर बात करें तो प्रोटीन डेफिशिएंट ही हैं ज़्यादातर इंडियंस, प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि ओवर कंजम्पशन आप कर लें प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन ओवर कंजम्पशन इज़ नॉट अ गुड थिंग। लेकिन मोस्टली हमारे इंडियंस, ठीक है, इंडिया में लोग जनरली प्रोटीन डेफिशिएंट ही होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट ही होते हैं, और ख़ासकर जो विमेन होती हैं, ठीक है, वो तो उनका तो और ही प्रोटीन लेवल कम रहता है लेवल, ठीक है। तो ये सब रिमूव करने का काम किसका होता है, किडनीज़ का होता है। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। अभी किडनी में क्या ऐसा होता है कि वो इसको ब्लड को रिफाइन कर देते हैं, इसमें नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में मिलियंस यानी कि लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम में बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है न्यूरॉन। हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट बॉडी की क्या है, सेल है। पहले दिन पढ़े थे, सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी जो नर्वस सिस्टम में सेल है वो न्यूरॉन है। इसी तरीके से किडनी जो सेल का बना हुआ होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो पूरे ब्लड को क्या कर देता है, रिफाइन कर देता है, जो कि अभी हम देखेंगे। बाकी किडनी के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसका जो आउटर लेयर है उसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अंदर का जो पार्ट होता है वो मेडुला हो जाता है, लेकिन बाहर का उसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये हिंदी में लिखा हुआ है, एक बार जरा इसको पढ़ेंगे जरा ध्यान से। देख लिया आपने, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आउटर पार्ट है आपका रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं, रीनल मेडुला, ठीक है। वैसे और अंदर जाओगे तो रीनल पेपिला आएगा, रीनल पिरामिड आएगा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखना बाहर है कॉर्टेक्स, अंदर है मेडुला। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन रिमूव वेस्ट मटीरियल फ्रॉम ब्लड थ्रू अल्ट्राफिल्ट्रेशन। कैसा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, तो देखो ये रीनल आर्टरी सबसे पहले आती है, ठीक है। रीनल आर्टरी आई, ब्लड लेके आई। O2 तो है इस ब्लड में लेकिन वेस्ट बहुत सारा है, ठीक है। O2 तो है इस ब्लड में लेकिन वेस्ट बहुत सारा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो आर्टरी है ये इस तरीके से गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर नेफ्रॉन में, ये गुच्छा टाइप। यहाँ पे जब गुच्छे टाइप में ये बन जाएगी, इसको जो ये सी शेप का आपको दिख रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड सी शेप, ये आपका कहलाता है बोमैंस की कैप्सूल। बोमैंस कैप्सूल बोलते हैं इसको, ठीक। तो जब ये आता है आपका ब्लड, जिसमें O2 तो है लेकिन इसमें वेस्ट है, ये क्या करता है यहाँ पे फिल्टर कर देता है, फिल्टर कर देता है, और यहाँ से पूरे ब्लड निकल जाता है। यानी कि ब्लड का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो ये बोमैंस कैप्सूल ले लेता है। बाकी बस जो हमारा RBC वगैरह है ना, सॉलिड पार्ट वगैरह, वो हटा देता है, वो छोड़ देता है, वो निकाल देता है। लेकिन प्लाज्मा में जो पानी था, ग्लूकोज था, मतलब अच्छी बुरी चीज़ें ज़्यादातर ले लेता है, और RBC वगैरह को छोड़ देता है यहाँ पर, ठीक है। RBC वगैरह जो है उनको छोड़ देता है, बाकी सबको ले लेता है। और जो ले लेता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो बोमैंस कैप्सूल कप शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस बंच है कैपिलरीज का वेयर ब्लड इज फिल्टर्ड, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस अबाउट 1100 से 1200 ml यानी कि लगभग 1.2 लीटर्स ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। हर मिनट इतना ब्लड फिल्टर होता है। हो गया अभी, पूरा फिल्टर थोड़ी ना हुआ है, क्योंकि ब्लड के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी खींच लिए थे इसने। जो ये बोमैन्स कैप्सूल था ग्लोमेरुलस था, उसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें खींच ली थी। इसके बाद जो ब्लड ये है आपका बोमैन्स कैप्सूल, दिख रहा है आपको ये इसके बाद ये पहुंचेगा पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी उसने चीज़ें अच्छी वाली एब्जॉर्ब कर ली थी वो फिर से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, क्योंकि इसके इर्द गिर्द आपको छोटी छोटी कैपिलरीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रीअब्जॉर्ब कर लेगा यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट, जो कि फिल्ट्रेट में आ गया था, फिल्टर करते वक्त ये आ गई थी ये भी चीज़ें, तो ये फिर से ब्लड में पहुँच जाएंगी पीसीटी में। पीसीटी के बाद आएगा ये डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है, जितने भी और वेस्ट हैं ब्लड में प्रेजेंट है वो डाल देता है। और इस पीसीटी और डीसीटी के बीच में ये है आपका लूप ऑफ हेनले, ऐसे करके ऐसे, ये है इसका डिसेंडिंग लिम्ब और ये इसका असेंडिंग लिम्ब। मेनली इसमें क्या होता है, इसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कैपिलरीज का नेटवर्क फैला हुआ होगा और इसके थ्रू यानी लूप ऑफ हेनले के थ्रू उन कैपिलरीज में जितना भी वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है डीसीटी, इसमें बाकी के जो भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो सब चले जाएंगे और ये कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली कलेक्ट्स द यूरिन एंड पासेस इट टू द रीनल पेल्विस। और जेजीए जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलस ने सबसे पहले अंदर लिया इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड प्रेशर फोर्सेस द वाटर एंड सल्यूट्स इनटू द बोमैन्स कैप्सूल। तो जो बोमैन्स कैप्सूल में चला गया, ये आप देख सकते हैं कैपिलरी नेटवर्क है जिसको कि ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, गुच्छा है ये ग्लोमेरुलस, इससे इसमें पूरा बोमैन्स कैप्सूल में चला गया। इसमें अच्छी चीज़ें भी चली गई, वाटर एंड सल्यूट्स चले गए इसमें। जब आगे चले गए तो पीसीटी में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर से जो अच्छी चीज़ें चली गई हैं, बुरी भी हैं लेकिन अच्छी भी हैं, तो अच्छी क्या हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, उनका पुनर्अवशोषण हो जाएगा। यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड सम वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड इन द ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद ये आपका लूप ऑफ हेनले है जिसका ये डिसेंडिंग लिम्ब है या असेंडिंग लिम्ब है, इसमें भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, और ये पीसीटी में हो रहा था रीअब्जॉर्प्शन, पीसीटी में। ठीक है, एंड देन डीसीटी आता है जिसमें सम एक्स्ट्रा वेस्ट आर एक्टिवली सेक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल, यानी जो एक्स्ट्रा कुछ वेस्ट है वो डीसीटी वाले में डीसीटी वाले में आ जाता है ब्लड से। कहाँ पे, ये जो पूरा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है उसमें। पीसीटी में क्या हो रहा है, जो अच्छी चीज़ें आ गई थी गलती से वो ब्लड को दे दी जाती वापस। और डीसीटी में क्या हो रहा है, ब्लड में अभी भी जो कुछ ऐसा बाकी है जो बहुत ही छोटे साइज़ का, बहुत ही अभी फिल्टर नहीं हुआ था, वो डीसीटी वाले फेज़ में आ जाता है यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें। और कलेक्टिंग डक्ट में पूरा वो कलेक्ट हो जाता है यूरिन आपका। ठीक है, फिर उसके थ्रू बाद में एक्सक्रीट कर देते हैं, फाइनली यूरिन इज सेंट टू दी कलेक्टिंग डक्ट। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलस बोमैन्स कैप्सूल में, रीअब्जॉर्प्शन हुआ पीसीटी में, सेक्रीशन हुआ डीसीटी में और एक्सक्रीशन हो जाएगा फिर कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, तो आप फिर से यहाँ पे देख लो, जो ये ब्लड लेके आता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। जो ब्लड आता है जिसमें वेस्ट अभी पड़ा हुआ है एफरेंट आर्ट्रियोल, जो इसमें फिल्टर होने के बाद जो बचता है इफरेंट आर्ट्रियोल, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। इसके बाद क्या होगा, पीसीटी में ये कैपिलरी नेटवर्क आपको दिख रहा है, ये कैपिलरी नेटवर्क, तो यहीं पे ही क्या होता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है ये, जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी चली गई थी। ठीक है, यहाँ भी कैपिलरी नेटवर्क है जिसको लूप ऑफ हेनले बोल रहे हैं, जिसका ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग ले में वाटर वगैरह एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पर। डीसीटी में क्या है, डीसीटी में जो बाकी टॉक्सिन्स अगर ब्लड में रह गए वो फिर से इस ब्लू वाली इसमें पाइप में चले जाएंगे और ब्लू वाली पाइप में जाके कहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट से वो पूरा पास ऑन हो जाएगा। फिर से आप देखो, फिर से रिवाइज करो, यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल से आया, इफरेंट से गया। ठीक है, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर ये लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है। फिर ये आपका डीसीटी में क्या हो रहा है, डीसीटी में क्या हो रहा है, ठीक है, डीसीटी में जो बाकी के टॉक्सिन्स हैं वो डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, द रिमेनिंग फ्लूइड इन द कलेक्टिंग डक्ट विल फॉर्म द यूरिन, तो यूरिन फाइनली बन जाता है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, ये जो हमारे यूटेरस हैं, आपको पता है ऐसे किडनी थी दो। ठीक है, किडनी से दो यूरेटर लगे हुए थे और फिर एक कॉमन आपका यूरिनरी ब्लैडर था और ये यूरेथ्रा था। ठीक है, तो यूरेटर टू नैरो ट्यूब्स हैं दैट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। दो संकीर्ण नलिकाएं हैं जो गुर्दों से मूत्राशय तक मूत्र को लेकर जाएंगी। यूरिनरी जो ब्लैडर है मूत्राशय उसमें स्टोर हो जाएगा, मस्कुलर सैक है जहाँ पे स्मूथ मसल्स होंगे क्योंकि हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, है ना, तो यूरिन को स्टोर करेंगे, फिर हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचेगा कि भाई खाली करो यार इसको,
खाली करो, बहुत जोर की लगी है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, खुद को एक्सपैंड कर सकता है, लेकिन फिर आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, फिर जो है आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, यूरेथ्रा वो मार्ग है जहाँ से यूरिन निकलती है। यूरिन में क्या क्या होता है, तो यूरिन में 95% वाटर होता है। अच्छा, आप ब्लड बताओ, ब्लड के बारे में, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? यूरिन का लगभग 4.5 से 5.5 होता है, यानी कि थोड़ा एसिडिक साइड में है। बाकी ब्लड की अगर बात करेंगे तो ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है। जो ब्लड का वैसे जब पीएच वैल्यू पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा, लेकिन ब्लड का लगभग 7.4 होता है। वेस्ट प्रोडक्ट में अमोनिया होता है। किडनी कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है, ठीक है। द कलर ऑफ यूरिन इज़ येलो, तो जो यूरिन का कलर पीला होता है वो क्यों होता है? यूरोक्रोम या फिर यूरोबिलिन नाम का एक पिगमेंट होता है उसकी वजह से, ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है, आपका हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है, ठीक है। क्लियर है? ओके, डन। इसी तरीके से आप ध्यान रखना, जो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन ये क्या होता है? जो हमारा फीसेस होता है, जो हमारा स्टूल पास होता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसका जो येलो कलर देने का काम होता है वो बिलिरुबिन का होता है। ये कहाँ कैसे बनता है? तो जो हमारी आरबीसी होती हैं, आपको पता है 120 डेज़ का लाइफ साइकिल होता है। ख़त्म कहाँ पे होती हैं? ग्रेवयार्ड कौन सा है? स्प्लीन है। लिवर में भी आपकी ख़त्म होती हैं जाके, आरबीसीज मरती हैं, और स्प्लीन में भी। तो ये जो आरबीसीज ख़त्म होती हैं, डेड होती हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है, इनको ब्रेक करता है लिवर। जब ब्रेक करता है तो ये जो बनता है वो बिलिरुबिन बनता है, जो कि एक येलो कलर का प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर ये बहुत ज़्यादा स्टोर होता रहा और अगर लीवर ढंग से काम नहीं किया आपका, तो जॉन्डिस होने के चांस रहते हैं। जहाँ पे ये जो येलो कलर है आपके ब्लड में लीक कर जाता है और आपकी आँखें, जैसे पूरी स्किन पीली पड़ गई, आँखें पीली हो जाती, तो जॉन्डिस में यही होता है। जो बिलिरुबिन होता है ये ढंग से फ़िल्टर आउट नहीं हो पा रहा, बॉडी से नहीं निकल पा रहा, क्योंकि आपके लीवर में कुछ तो प्रॉब्लम है। मलेरिया वगैरह जब होता है तो उसके बाद तुरंत जॉन्डिस होने के चांसेस इसीलिए रहते हैं क्योंकि लिवर काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्पैक्ट होता है। तो बिलिरुबिन वो है, एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस, जिसमें पीलापन आ जाता है, इसको पीलिया बोलते हैं, वो हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? और लिवर डैमेज आपका अल्कोहल कंजम्पशन में भी होता है, बिकॉज होता है कि जब आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो स्टमक में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो पास ऑन कर देता है लिवर को, लिवर उसको फ़िल्टर करता है। जब फ़िल्टर करता है तो एक चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। ये जो एसिटल्डिहाइड होता है ये बहुत ही पॉइजनस नेचर का होता है। वैसे तो पूरी कोशिश करता है आपका लिवर कि वो टॉक्सिन्स को हटा दे, लेकिन उसके बावजूद भी जो एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। ये आपके ब्रेन तक ही पहुंच सकता है, यानी कि नर्वस सिस्टम तक पहुंच सकता है, और बॉडी के और भी डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच के उनको इफेक्ट करता है। और वो जो लिवर खुद है, क्योंकि उसको इतना काम करना पड़ता है, ये एसिटल्डिहाइड का डिपोजिशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। यानी कि आप, हो सकता है कि जितना फ़ैट आपके लिवर में डिपॉजिट हो, जब आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाएं, पता चला आप 4-5 साल में आप खा रहे हैं फैटी चीज़ें और आपका लिवर फैटी हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो लिवर कैंसर का सबसे पहला स्टेज होता है, वैसे समझ लो, ठीक है। तो उस केस में, मतलब अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन मान लो कि आपने 1 हफ्ते तक किया, तो आप समझ लो कि जो आप 4-5 साल जितना फ़ैट कंजम्पशन करके फैटी लिवर बनाएंगे, उतना हो सकता है कि आप कॉन्टीन्यूस 1-2 हफ्ते में ही अल्कोहल भयंकर कंजम्पशन करके फैटी लिवर बना लें। तो बहुत हाई चांसेस रहता है, जो लोग अल्कोहल फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करते हैं उनका फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अल्कोहल कंज्यूम ना करें, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं तो फिर एसिटल्डिहाइड बनेगा, और एसिटल्डिहाइड बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है। जब आप मेथनॉल कंजम्पशन कर लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था, वैसे तो केमिस्ट्री में बताऊंगा मेनली, मेथनॉल जो होती है ये एथनॉल तो ठीक है एक हद तक, ठीक है, लेकिन मेथनॉल पॉइजनस होती है, ये अल्कोहल पॉइजनस होता है। ये एसिटल्डिहाइड ना बना के, ठीक है, आपका लगभग अब ये मान लो कि फॉर्मल्डिहाइड बना देता है, HCHO बना देता है। और वो जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, HCHO, वो आपके साइटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है। जो आपकी हर एक सेल का साइटोप्लाज्म है उसको कोगुलेट कर देगा, थक्का सा जमा देगा, और आपकी सेल तुरंत वहीं पे काम करना बंद कर देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया बंद हुए, गए काम से आप, तुरंत गए काम से आप, ठीक है। मेथेनल में अगर आप कंजम्पशन किया तुरंत डेथ होती है, इसमें बहुत भयंकर होता है, क्योंकि इसमें एसिटल्डिहाइड जो कि पॉइजनस है वो ना बन के मेथेनल बनता है, जो कि हाईली टॉक्सिक है, हाईली पॉइजनस होता है। वो आपके साइटोप्लाज्म को कोगुलेट कर देता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यूरिन में क्या क्या होता है, येलो कलर क्यों होता है? जो हमारा फीसेस होता है, यानी कि जो स्टूल पास होता है, वो उसका येलो कलर क्यों होता है? अब बाकी बहुत सारे स्टूल
बहुत लोगों के मतलब अलग डिफरेंट कलर का भी होता है, मतलब डॉक्टर जनरली चेक करता है अगर आपका गट हेल्थ ठीक नहीं होता उस केस में, तो क्योंकि होता ये है कि जो बिलिरुबिन है ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है फीसेस में, ठीक है, फीसेस के थ्रू मतलब जब बिलिरुबिन यहाँ पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसमें एक ये बिलिरुबिन एक और पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है जो ब्राउनिश कलर दे देता है, ठीक है, आपका जो स्टूल होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, डायलिसिस पे आते हैं। डायलिसिस क्या चीज़ है? जिन लोगों की किडनी काम नहीं करती है, ब्लड उनका फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो फिर उनको डायलिसिस करवानी पड़ती है जब तक कि उनकी एक नई किडनी ना लग जाए, ठीक। यानी दोनों अगर किडनी ख़राब हो गई तो फिर आपको डायलिसिस पे तो जाना ही पड़ेगा, अगर आपकी नई किडनी नहीं लग रही है तब तक। वो किया क्या जाता है, डायलिसिस भी अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन जो एकदम सिंपल तरीके की होती है उसमें ये होता है कि उसमें आपके ब्लड को लिया जाता है एक मशीन में, और उस मशीन में फ़िल्टर किया जाता है, और फ़िल्टर करने के बाद फिर से आपके शरीर में डाल दिया जाता है। ये पूरा होता है, यानी कि जो काम आपकी किडनी नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि किडनी फेल हो गई है। क्यों फेल हो गई है? बहुत कारण होते हैं। या तो आप प्री डायबिटिक है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है आपको, यानी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, उस केस में किडनी फेल होती है। या फिर आपने बहुत ज़्यादा ये सब जो होते हैं ना, जो एंटीबायोटिक्स है ना, बहुत ज़्यादा ड्रग्स, यानी कि बहुत ज़्यादा आप अगर मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं उस केस में भी होता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उस केस में होता है। या फिर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, जो मैंने आपको बताया, जिसमें कि यूरिक एसिड का भी जमाव होने लगता है, ठीक है, अगर आपका ढंग से फ़िल्टर ना हो पाया जो आपका ब्लड है, तो यूरिक एसिड जो है आपकी बोन्स में डिपॉजिट होने लगता है, और इसी वजह से जिन लोगों की फिर ठीक है किडनी ढंग से काम नहीं करती, उनके बोन्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बोन के जॉइंट्स में, क्योंकि वहाँ पे यूरिक एसिड डिपोजिशन होने लगता है, और यूरिक एसिड डिपोजिशन होने की वजह से चट पट ये सब आवाज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे हमारे जो बाबा हैं उनको थोड़ा किडनी का हल्का सा प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि एकदम डायलिसिस होती है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा उनको, क्योंकि उन्होंने प्रोटीन कंजम्पशन, क्योंकि मीट बहुत ज़्यादा उन्होंने कंज्यूम करते थे एक टाइम तक, तो उसकी वजह से उनकी किडनी में बहुत ज़्यादा लोड आया, और इसी वजह से क्रेटिनिन जो होता है, क्रेटिनिन वो काफ़ी बढ़ जाता है। अगर ये बढ़ जाता है क्रेटिनिन, तो उस केस में जो है किडनी फेलियर का चांसेस रहता है, अगर उसको सही टाइम पे कंट्रोल ना किया गया तो, ठीक है। तो डायलिसिस ध्यान रखना है, जिसको अपोहन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड को रिमूव किया जाता है, एक मशीन में लाया जाता है, और उस मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, मशीन के थ्रू उसको फिल्टर करके फिर से बॉडी में डाला जाता है, ठीक है। क्रेटिनिन क्या होता है? क्रेटिनिन एक्चुअल में जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, अमीनो एसिड क्या होते हैं, जिनका प्रोटीन बना हुआ होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, तो जो अमीनो एसिड होते हैं उन्हीं से ही बनता है क्रेटिनिन, ठीक है। ये हमारी बॉडी की मसल्स में पाया जाता है क्रेटिनिन, ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया, ठीक है, जो कि जनरली रेड मीट में आपको देखने को मिलता है क्रेटिनिन, तो उससे क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है आपकी किडनीज़ को, ओके। क्रेटिनिन मोनोहाइड्रेट भी सप्लीमेंट भी काफ़ी लोग क्रेटिनिन के लेते हैं। डन है यहाँ तक? ठीक है, तो किडनी स्टोन अब समझ लेते हैं। काफ़ी लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनकी पथरी हो जाती है किडनी में। वैसे स्टोन गॉल ब्लैडर में भी हो सकता है, जो हमने कल देखा था, गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो सकता है, और किडनी में भी, ठीक है, ओके, ऑलराइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपने पानी का कम कंजम्पशन किया, पानी अगर आप कम कंज्यूम करोगे, ठीक है, सबसे बड़ा कॉज यही होता है, पानी अगर आप कम कंज्यूम करोगे तो किडनी स्टोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओबेसिटी भी होता है चांस, ओबेसिटी हो गया, या फिर डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, ये भी चांसेस होते हैं। लेकिन सबसे जो प्राइमरी कॉज होता है किडनी स्टोन होने का, जो कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के छोटे छोटे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे ऐसे, तो उसका जो सबसे प्राइमरी कॉज होता है कि कम पानी का पीना, ड्रिंकिंग लेस दैन 2 लीटर ऑफ वाटर, ओबेसिटी, ईटिंग फूड विथ टू मच सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, किडनी में स्टोन बन जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और पता आपको तब चलेगा जब बहुत जोर का दर्द होगा, आपको दर्द उठेगा आपकी किडनी में। या तो आप पहले से अल्ट्रासाउंड करा लें, किडनी टेस्ट करा लें। किडनी टेस्ट से होता है क्या कि आपको पहले से पता चल जाता है कि आपकी किडनी है, और इसीलिए कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी चेकअप करवाते रहें टाइम में, साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप, जिसमें कि आपका खासकर जो एक तो ये ब्लड टेस्ट हो गया पूरा, ठीक है, ब्लड का हेल्थ कैसा है, किडनी का हेल्थ कैसा है, हार्ट का हेल्थ कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चेकअप कराने से क्या है कि अगर कोई डिज़ास्टर आने वाला है तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन हमारी मेंटालिटी ये होती है कि अगर सब कुछ सही निकल आया तो हमें लगता है कि पैसे बर्बाद हो गए, अरे हमें तो क्या ही होगा। जैसे कि मम्मी से आप बोलोगे ना कि मम्मी करवा लो, तो हम यही बोलेंगे, अरे हमें कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है। और गलती से अगर सब ठीक निकल आया
तो अलग पे ले जाओगे तुम। बोला तो तुमसे सब ठीक निकलेगा, 2-3 हज़ार रुपये फालतू में उड़ा वो करवा दिए। ठीक है, आपको यही सुनने को मिलेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करवा लें। सही निकलने का मतलब पैसा वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, सही निकलने का मतलब है कि अच्छी बात है कि आपकी सारी चीज़ें हेल्दी हैं, आप कॉन्फिडेंट होकर और लाइफ अपनी जी सकते हैं, है ना। और अगर कुछ बेकार होगा तो आपको पहले से पता चल जाएगा, है ना। तो बिलिरुबिन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिलिरुबिन क्या करता है, जो फीसेज होता है सॉलिड वेस्ट उसको येलो कलर देता है। हमारे जो अदर ऑर्गेनिज्म है जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि लंग्स ये CO2 हटाते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। लिवर इट सेक्रेट्स बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स को सेक्रेट करता है लाइक बिलिरुबिन एंड बिलिवर्दिन विच आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये जो बाइल वगैरह बनता है ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनता है। दीज सब्सटेंसेज अलॉन्ग विथ कोलेस्ट्रॉल, सर्टेन ड्रग्स एंड डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स हार्मोन्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द ब्लड वाया बाइल। तो जितनी भी सारी चीज़ें ये हीमोग्लोबिन को तोड़ के बनाता है लिवर, इसको हम बोलते हैं बाइल, ठीक है, जो येलो कलर देने का काम करते हैं। ओके, घर वालों को कौन समझा, बिल्कुल। स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, तो मैंने बताया था कि जो हमारी पसीने आते हैं तो पसीने से भी जो ये सॉल्ट वगैरह है इनका रिमूवल होता है। लैक्टिक एसिड हो गया थ्रू स्वेट, ये सब रिमूव होते हैं। द सेबेशियस ग्लैंड सेक्रेट सीबम एन ऑयली सब्सटेंस दैट हेल्प्स एलिमिनेट सर्टेन लिपिड बेस्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस। तो तेल ग्रंथियाँ सीबम का स्राव करती हैं, बस ध्यान रखना है, ठीक है। सीबम सेक्रेट होता है। सलाइवा भी थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट सेक्रेट कर देते हैं, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ये क्या होते हैं, बस थोड़ा सा है, 2 स्लाइड है बस। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, द एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड एज अमोनोलिटिक। एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म, ठीक है, इनको बोलते हैं अमोनोटेलिक जानवरों को, और इनके एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। जैसे अमीबा हो गया, साइकन हो गया, हाइड्रा हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, टेपवर्म हो गया, लीच, प्रॉन, बोनी फिशेज, ये सब क्या होते हैं, ये सब वो हैं जो अमोनिया सेक्रेट करते हैं। देन यूरियोटेलिज्म की बात करेंगे तो जो यूरिया सेक्रेट करते हैं वो आते हैं यूरोटेलिक जो एनिमल्स होते हैं, जिसमें कि आपके आएंगे मरीन फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए जो लैंड वाटर दोनों में रहते हैं ना, मैमल्स हो गए, हम मैमल्स भी यूरिया का सेक्रेट करते हैं कि नहीं, ह्यूमंस भी, ठीक है। और जो स्टिंगरेज हैं, ठीक है, यूरिया का सेक्रेशन करते हैं, और ये सीधा अमोनिया का सेक्रेशन करते हैं। हम यूरिया, जो अमोनिया हो फर्दर यूरिया में कन्वर्ट होकर हम यूरिया को सेक्रेट करते हैं। यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड का सेक्रेशन करते हैं उनको यूरोटेलिक बोलते हैं। जैसे ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं, स्नेल्स होती हैं, लिजर्ड्स होती हैं, छिपकलियाँ, ये सब जो होती हैं ये यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड वाले यूरिकोटेलिक हैं, यूरिया वाले यूरियोटेलिक हैं, और अमोनिया वाले अमोनोटेलिक हैं, ठीक है। एंड वी आर डन विथ टुडेज़ लेक्चर। आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, कि जो आपने पढ़ा है वो अभी आप उसको समझ पाए या नहीं। बाकी जिन लोगों को भी रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए इस क्लास के, या फिर जितने भी हम लोगों ने पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो हमारा खत्म हो चुका है, और हाँ, इसके बाद विल स्टार्ट दी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, बिकॉज काफ़ी लोगों का रेलवे का एग्ज़ाम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि रेलवे के एग्ज़ाम से पहले मैं स्टैटिक के खासकर जो फेस्टिवल हो गए, डांसेस हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं ख़त्म कर दूंगा, सो दैट कि जिन लोगों का रेलवे का एग्ज़ाम है उनको भी हेल्प मिल जाए। तो बायो के बाद हम स्टैटिक जीके को कर रहे होंगे, और उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स को, ठीक है, डन। तो जिनको भी बैच में एनरोल करना है, सारी रिकॉर्डेड जितना भी हमारा बैच हो चुका है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि सर क्या इस बैच में स्टैटिक नहीं होगा, सब कुछ होगा, मतलब सब कुछ होगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो चुका है, बायोलॉजी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। देन इसके बाद हम करेंगे स्टैटिक जीके, इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी सब कुछ होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट, सब कुछ, ओके। तो ये इंग्लिश है और आपका ये कॉम्बो बैच है, ऑलराइट। तो अभी आते हैं यहाँ पे हम आज का जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं दिखेगा, एक सेकेंड, चलिए। तो अभी पहला क्वेश्चन लगाइए यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अफेक्टेड इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो जब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, CAD जिसको बोलते हैं, तो कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी हमारा अफेक्ट होता है, बताइए। तो आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू लंग्स, आर्टरीज देखो, पॉजिटिव वाला तो ले सकता है नेगेटिव वाले से, बट नेगेटिव वाला नहीं ले सकता है, ठीक है। तो आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू लंग्स, आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू किडनीज, आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट मसल्स, आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू ब्रेन। तो ये हार्ट मसल्स को जो देती हैं उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अगला, देन ये वाला करिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट है लेकिन ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, आप कर लेंगे। सर ब्लड देख के चक्कर क्यों आता है, ब्लड देख के चक्कर क्यों आता है सर आपको, नीट, सर आप ना नीट एग्ज़ाम का भी पढ़ाइए, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से बायोलॉजी पढ़ी करते हैं। अच्छा अच्छा धीरज, अच्छा ठीक है।
अब इसके बाद नीट को ही पढ़ाएंगे, ठीक है। सर ब्लड देखकर चक्कर क्यों आता है? चक्कर शायद इसलिए आता है क्योंकि हम डर जाते हैं खून देख के, है ना, कि उससे हमने फियर को अटैच करके रखा है। उसका साइकोलॉजिकल रीज़न है, ना कि फिजियोलॉजिकल रीज़न, ठीक है। ब्लड ऑफ ए ग्रुप हैज़ एंटी बी एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा। अब ए में हमने देखा था ए की जो आरबीसीज हैं उसमें ए एंटीजन होगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो फिर RH फैक्टर भी मिलेगा, और नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। हैज़ एंटी बी बॉडीज़, तो बिल्कुल प्लाज्मा में एंटी बी बॉडीज़ होंगी, उसके सरफेस में ए एंटीजन और एंटी बी बॉडीज़ होंगी प्लाज्मा में। ब्लड ऑफ ए बी ग्रुप हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजन इन आरबीसी, बिल्कुल। ब्लड ऑफ ए बी ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू अ पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप, बिल्कुल, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें बी की एंटीबॉडीज़ होंगी जो ये अटैक कर देंगी। अभी देखते हैं ब्लड का जो ऑफ ओ ग्रुप है डज नॉट पोजेस एनी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है, ये बात गलत है। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है उनकी आरबीसी के सरफेस में, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडीज़ पड़ी होंगी प्लाज्मा में, एंटी ए एंटी बी, ठीक है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज सप्लाइज ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट मसल्स। तो ह्यूमन हार्ट मसल्स यानी निम्नलिखित में से कौन सी धमनी मानव हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है? सो इट इज़ योर कोरोनरी आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी नहीं है, हिपैटिक का मतलब होता है लिवर, ठीक है। और ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले हिपैटिक पोर्टल वेन कौन सी होती है, तो ये एक्चुअल में हिपैटिक पोर्टल वेन वो वेन होती है जो अल्कोहल को लेकर जो भी हम लिक्विड ड्रिंक करते हैं, जैसे अल्कोहल हमने कंज्यूम किया तो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर तक जो लेके जाती है ना, वो ये होती है हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक जहाँ लग जाए उसका मतलब लिवर ही होता है, पल्मनरी जहाँ पे लग जाए उसका मतलब लंग ही होता है, रीनल जहाँ लग जाए उसका मतलब किडनी ही होता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डेमोन्स्ट्रेट्स डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इनमें से किसमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है बताइए। अब बताइए फिशेज़ में कितने हार्ट का चैम्बर होता है, और ट्रू फिश का नाम बताइए। एम्फीबियंस में कितने हार्ट का चैम्बर होता है, इन रेप्टाइल्स में कितना होता है? तो यहाँ पर आंसर पहली बात तो मैमल्स होगा जिनमें 4 हार्ट का चैम्बर होता है, एम्फीबियंस में 3 होता है, रेप्टाइल्स में 3 होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल जिसमें 4 होता है, फिशेज़ में 2 होता है, और पक्षियों में कितना होता है? एव्स में जो पक्षी होते हैं उनमें भी 4 चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन आपको मैमल्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका पूरा ब्लड हमें पता है पूरा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, तब जाएगा, इस तरीके से ना। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, फिर न्यूक्लिक एसिड है। तो कोलेस्ट्रॉल वी नो इट इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड, ये एक तरीके का लिपिड है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली। तो रक्तचाप को हस्तचलित रूप से मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड के लिक्विड कंपोनेंट को सॉलिड कंपोनेंट से अलग करने के लिए, जहाँ लिक्विड कंपोनेंट ऊपर आ जाता है प्लाज्मा और सॉलिड कंपोनेंट नीचे चला जाता है, जो कि हमने टिश्यूज़ वाले चैप्टर में डिटेल में समझा था। कोई ये ना सोचे कि सर ने यहाँ पर ब्लड वाला कंपोनेंट तो करवाया ही नहीं, आरबीसी WBC हमने टिश्यूज़ वाले में डिटेल में किया था। तो आंसर यहाँ पे स्फिग्मोमैनोमीटर होगा। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स इज, सिस्टोलिक का मतलब जब वो मतलब काइंड ऑफ जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना होता है प्रेशर? 120 mm ऑफ Hg। एंड दिस इज योर डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि ये प्रंकुचन दाब है आपका 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, और 80 mm ऑफ Hg आपका डायस्टोल, जहाँ पे वो रिलैक्स होता है। व्हाट आर दी 4 ह्यूमन ब्लड टाइप्स इन ABO ब्लड ग्रुप टाइपिंग। ABO रक्त समूह प्रकार में से कौन 4 मानव रक्त प्रकार हैं यहाँ पर? तो A है, B है, AB है और O है। A है, B है, AB है और O है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स। तो क्लॉटिंग क्यों होती है ये भी हम लोग देख चुके हैं, अगर आपको याद हो। क्लॉटिंग फैक्टर को अगर प्लाज्मा से रिमूव कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है? सीरम बन जाता है। और क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइब्रोनेजन, ठीक है, फाइब्रोनेजन, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, अगर इनको प्लाज्मा से हटा देते हैं तो वही सीरम बन जाता है ना। अब ये जरा करिए, इनमें से गलत कौन सा है बताइए, जल्दी से करिए, गलत कौन सा इसमें से? आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट वाइल वेन्स ब्रिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, बिल्कुल सही है। आर्टरीज ब्लड को लेके जाती हैं फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑक्सीजनेटेड होता है, वेन्स इसका उल्टा होता है। पल्मोनरी आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, येस, वाइल पल्मोनरी वेन्स ऑलवेज कैरी डॉक्सीजन ब्लड, रॉन्ग। क्यों? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी शब्द लग गया एक्सेप्शन है, आर्टरी ऑक्सीजन लेके जाती हैं, आर्टरीज ऑक्सीजन लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी शब्द अगर लग गया आर्टरी के आगे तो एक्सेप्शन हो जाता है, अपवाद हो जाता है।
पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स तक, और पल्मोनरी वेन लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड लेके आती हैं। सिंपल। आर्टरीज मोटी होती हैं बिल्कुल, ठीक है, इलास्टिक होती है उनकी वॉल। आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्स बट वेन्स डू हैव वॉल्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वेन्स को प्रिवेंट करना है बैक फ्लो को, क्योंकि वेन्स में थोड़ा सा धीमे गति से चल रहा होता है ब्लड, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, और ये मैंने तो आई थिंक बता दिया ना आपको कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ब्लड जो उनमें जो हार्ट बीट होती है जो बहुत जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि वो जो बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, उनका हार्ट भी छोटा होता है, दिल भी छोटा होता है उनका। दिल छोटा होने की वजह से उनको जल्दी जल्दी कर 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 तुरंत तुरंत करना होता है, और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हो रही होती हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो रही होती है, और ग्रोथ की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उनको ज़्यादा ब्लड की सप्लाई जल्दी जल्दी चाहिए, और हार्ट वैसे भी छोटा है, तो उनका हार्ट बीट जो है हमसे, जैसे हमारा 70 से 100 है, उनका 100 से 120 रहता है जनरली, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका। फिर धीरे धीरे हार्ट भी बड़ा होता रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम होती रहती है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता है हर एक सेकंड ब्लड 30 से 40 सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब हर एक सेकंड में 30 से 40 हर एक सेकंड में 30 से 40 सेंटीमीटर ब्लड मूव करता है, कितनी भयंकर स्पीड होगी। इम्यून सिस्टम के लिए एंटीबॉडीज़ मैंने बताया था लिम्फोसाइट, ठीक है, तो जो हमारी WBCs हैं यानी कि ल्यूकोसाइट, उसमें जो डिफरेंट प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उसमें से जो लिम्फोसाइट है वो सबसे इफेक्टिव एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने में है। Pulse is felt due to rhythmic contraction and relaxation of the chambers of heart, walls present in veins, aorta and main arteries, या फिर वॉल्स ऑफ द हार्ट। तो ये जो आपका पल्स है, ठीक है, तो पल्स की जब हम बात करते हैं तो पल्स क्या है, पल्स है क्या, तो ऑर्टा जब प्रेस करता है, ठीक है, एंड मेन आर्टरीज, ठीक है, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑर्टा और मेन आर्टरीज का दिखाता है ये हमें। ऑलराइट, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्मली यहाँ पर पल्स रेट के बारे में नहीं पूछा है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे इसने पूछा है, थोड़ा सा डिटेल में घुस के। तो ऑर्टा और जो मेन आर्टरीज का जो प्रेशर है वो पल्स रेट हमें बताता है। द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120/80 mmHg। दीज नंबर्स रिप्रेजेंट द ब्लड प्रेशर एट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने देखा था कि किस तरीके से जब पूरा यहाँ पे ब्लड आ जाता है तो पूरा हार्ट फैल जाता है, रिलैक्स कर जाता है। रिलैक्स इसलिए करता है ताकि घुस जाए जिसको जितना ब्लड को घुसना है। एक बार घुस जाता है तो फिर ये लंग को सप्लाई करता है, लंग तुरंत सेकेंड्स में उसको फिल्टर करके यहाँ देता है, और यहाँ पर एकदम भयंकर जोर का दबता है ये, ताकि ऑर्टा के थ्रू हर जगह ब्लड को पहुँचा सके। तो ये भी वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, नीचे वाला जो चैम्बर होता है वो वेंट्रिकल होता है, ऊपर वाला होता है ऑरिकल, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। वेंट्रिकुलर ही होता है, ऑरिकुलर नहीं होता है, वेंट्रिकुलर होता है, ठीक है। अब इसको ब्लड वेसल को फंक्शन से मैच करिए, ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, करिए। हमें पता है, बताओ आंसर बताओ करके। देखिए पल्मोनरी आर्टरी सिंपल है, आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी। कहाँ से कहाँ, हार्ट से लेके लंग्स तक, हार्ट से लंग्स तक, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, तो 4 हो जाएगा। कैपिलरीज क्या है, बहुत पतली पतली कनेक्शंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के बीच कनेक्शन याद करो, जब बाइल के लिम्फ के बारे में पढ़ा रहा था तब बताया था ये वेन है, फिर कैपिलरीज की कनेक्शन है इस तरीके से, याद है आपको, कुछ याद आया, ठीक है। तो कैपिलरीज क्या है, कनेक्शंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स हैं। देन कोरोनरी आर्टरी क्या है, ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट नहीं, कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल एंड ब्लड, तो ये 1, ठीक है, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। ये जो मैं छोड़ा रहा हूँ ये आप कर लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन, वही रिपीटेड है इसलिए नहीं करा रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वो है आपका जो हमारी ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज करती है और वो हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट कर देती है। डायलेट का मतलब है फैला देती है। कल अगर आपने रील देखी हो तो जो मैंने बताया था वहाँ दिखाया था कि मधुमक्खी के काटने की वजह से क्यों किसी की डेथ हो जाती है, जो अभी कानपुर में एक एम्पायर की हुई उन्नाव में, तो उसमें एक डायलेशन भी एक रीज़न होता है, क्योंकि एकदम ही डायलेट हो जाती हैं, एयर पैसेज वे ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें डेथ होती है। खैर, तो डायलेट का मतलब होता है फैलना, फैलने से क्या फैलती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द ह्यूमन किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर एक्सक्रीशन। कौन फिल्टर करता है, कहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है आपका बोमेंस कैप्सूल में। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये कर लेंगे। पीएच बताओ, पीएच लिखवाया था आपको 7.4 हो जाएगा आपका।
अब करते हैं एसएससी और रेलवे के क्वेश्चन। सीएचएसएल का सवाल है ये, डी ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम दी बॉडी एंटर्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ हार्ट ऑफ ह्यूमंस, बताइए। तो जो डी ऑक्सीजन ब्लड है, ठीक है, फ्रॉम दी बॉडी एंटर्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ दी हार्ट, तो चैम्बर में कहाँ पर हार्ट में एंटर करेगी, तो ये है आपका राइट ऑट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। ओके, सो कहाँ पर एंटर कर रहा है सबसे पहले, तो सबसे पहले एंटर कर रहा है राइट ऑट्रियम में, खत्म। ठीक है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल का कोई लेना देना ही नहीं है बॉडी पार्ट से, चाहे वो इन्फीरियर वेना कावा हो चाहे सुपीरियर वेना कावा हो, सबसे पहले राइट ऑट्रियम में ही लेके ही आ रही है वो। ठीक है, फिर वो गेट खुलता है तब राइट वेंट्रिकल में आता है। इट इन इनिशियल फिल्ट्रेट ऑफ किडनी विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब इन अ ह्यूमन किडनी। सेलेक्टिवली, अगेन रिपीट करता हूँ मैं, इन इनिशियल फिल्ट्रेट, तो जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बोमेंस कैप्सूल में तो अच्छी बुरी चीज़ें सब आ जाती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, कहाँ होता है, पीसीटी में होता है। तो कौन सी फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, अमीनो एसिड भी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, यूरिया निकल जाएगा, आगे पास ऑन हो जाएगा वो। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द हीमोग्लोबिन, ये सीएचएसएल में पूछा गया था ना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द हीमोग्लोबिन इन ह्यूमंस, तो इन ह्यूमंस इट इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इट हैज़ वेरी लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। गलत है भाई, वेरी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। आरबीसी में ह्यूमन को हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से उसको रेड कलर मिलता है। तो हाई एफिनिटी ऑक्सीजन की होगी तभी तो ऑक्सीजन को तुरंत चपका पाएगा और हर एक सेल तक पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना रेस्पिरेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यही ऑक्सीजन देगा तभी रेस्पिरेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 23 का। वर्ड टर्म इज यूज फॉर द प्रेशर इन दी आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो देखो सिस्टोल है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, एकदम से तेज का प्रेशर लग रहा है, उसको बोलते हैं सिस्टोल। सिस्टोलिक प्रेशर लगभग 120 mm ऑफ एच होता है। डाइस्टोलिक होता है, ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है। रिलैक्सेशन पूछ रहा है तो विल गो विद दिस ए, दैट इज अनुशीथिलन दाब, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम ऑफ प्लांट। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट उत्पाद पादप के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है, ये आपको पूछा गया है। तो रेजिन भी होते हैं, गम्स भी होते हैं, ये खैर प्लांट से लेना देना है, इसका इस चैप्टर से लेना देना नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लड वेसल, ये कर लेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, कल कर लिया था इसको। थिक वॉल क्यों होती है, ज़रा बताइए, आर्टरीज क्यों मोटी होती हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को उनको वो करना है, बहुत तेज़ी से जाता है ना ब्लड आर्टरीज के थ्रू, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, तो सर्जन तंत्र का क्या पार्ट है, तो किडनी तो है ही है, किडनी से 2 यूरेटर लगे हुए हैं, 2 यूरेटर आपके एक यूरेथ्रा में जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं, और फिर ये यूरेथ्रा है अपना। ठीक है, तो पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू डैश इन ह्यूमंस। कौन ट्रांसपोर्ट करके लेके आता है, बताइए, कौन ट्रांसपोर्ट करके लेके आता है, तो ये ब्लड ही तो लेके आएगा, O2 लेके जाएगा, CO2 लेके आएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी फॉर ह्यूमंस। आर्टिफिशियल किडनी का क्या काम होता है, वही जो डायलिसिस जो हमने देखा था। तो जो किडनी का काम होता है वही आर्टिफिशियल किडनी का काम होगा, यूरिन प्रोड्यूस करना नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना, हटाना ब्लड से। वाई डज ह्यूमन हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर, तो मानव हृदय में अलग अलग कोष्ठ क्यों होते हैं, क्या कारण क्या होता है कि वो अलग अलग वहाँ पे चैम्बर में बटा हुआ है वो। टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद CO2 रिच ब्लड, तो यहाँ CO2 वाला ब्लड है, यहाँ O2 वाला ब्लड है, इनकी मिक्सिंग ना हो इसलिए पूरा चैम्बर में डिवाइडेड है ये अलग अलग। और इस वॉल को क्या बोलते हैं, सेप्टम वॉल बोलते हैं, सेप्टम। ठीक है, चलिए यदि आप कर लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सक्रीट्स यूरिक एसिड इन अ सेमी सॉलिड स्टेट, तो इनमें से कौन सा जानवर है जो सेमी सॉलिड अवस्था में यूरिक एसिड निकालता है, सेक्रेट। ठीक है, सेमी सॉलिड स्टेट, तो हमने देखा था ये हमारी बर्ड्स होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, जो सेमी सॉलिड स्टेट में निकालती हैं वेस्ट को। ये हमने आई थिंक तब पढ़ा था जब हम एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़े थे, वहाँ पे इस चीज़ को देखे थे। विच ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन कंटेन वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो, तो वेन्स में होती हैं वॉल्व, है ना। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसका होता है, क्यों, खुला परिसंचरण तंत्र किसका होता है, इसमें एनालिडा का बंद होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, मोलस्का का, कॉर्डेट्स जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारा भी बंद है। ओपन का मतलब ये है कि जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो बात कर रहे हैं ब्लड में, नहा रहे हैं, क्योंकि सब खुला पड़ा हुआ है। तो ह्यूमंस भी कॉर्डेट्स ही होते हैं, तो आंसर यहाँ पर मोलस्क्स हो जाएगा।
विच ब्लड component initiates clotting by releasing factors that trigger coagulation when a blood vessel is injured। बताइए, तो ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट करती हैं, ठीक है। ये कर लेंगे चैम्बर हार्ट कुछ। द कलेक्टिंग डक्ट्स इन द नेफ्रॉन इवेंचुअली ड्रेन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे ड्रेन करती हैं? रीनल पेल्विस में, ग्लोमेरुलस में, बोमेंस कैप्सूल। तो भैया मेरे बोमेंस कैप्सूल ये है, उसमें कैपिलरी का नेटवर्क ये है, ये एफरेंट है, ये इफरेंट है, याद आया? बोमेंस ग्लोमेरुलस, ठीक है। देन रीनल पेल्विस, ये अंदर पड़ा हुआ रीनल पेल्विस। भैया रीनल पेल्विस ये किडनी का ही है, यहाँ यहीं पे, ठीक है। रीनल पेल्विस जो पूरी किडनी है ना, उसके हिस्से को बोलते हैं रीनल पेल्विस। बच गया यूरेटर, क्यों? क्योंकि ऐसे देखो यहाँ पे था क्या, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी कनेक्टेड था क्या, कलेक्टिंग डक्ट, खत्म। और फिर कलेक्टिंग डक्ट कहाँ जा रहा है? यूरेटर में। फिर ऐसे दूसरी किडनी का 2 यूरेटर हो गए थे अपने, तो ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी, ठीक है। ओके, क्लियर है? द नेफ्रॉन, एक सेकेंड, ये पूछ रहा है कलेक्टिंग डक्ट्स इन द नेफ्रॉन इवेंचुअली ड्रेन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस तो नहीं होने वाला है यहाँ पे। नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट, रीनल पेल्विस होगा इसका आंसर, ठीक है। रीनल पेल्विस होगा आंसर, ध्यान रखना, बिकॉज कलेक्टिंग डक्ट जो नेफ्रॉन में लगे हुए हैं, ठीक है, ये नेफ्रॉन के बाद इवेंचुअली किस में ड्रेन हो रहे हैं ये, ठीक है। तो ये जाएंगे रीनल पेल्विस में, देन रीनल पेल्विस के थ्रू यूरेटर में जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले रीनल पेल्विस आएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में पूछा गया ये पेल्विस, ठीक है। तो जो रीनल पेल्विस है, गुर्दा जो छेड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें जाएगा पहले ये, ठीक है। क्लियर है? ठीक, एक सेकंड मैं तुमको दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ऐसे। ये तो किडनी का कहीं पूरा बना भी नहीं है कि समझा सकूँ मैं आपको। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये जो हिस्सा होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट के बाद पूछ रहा है ना, कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये हिस्सा जो होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। यूरेटर ये है, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसलिए यहाँ पे यूरेटर सही नहीं है, क्योंकि रीनल पेल्विस पहले आएगा, तब वो आएगा यूरेटर। तो प्लीज़ ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। दिस इज़ योर रीनल पेल्विस, ठीक। तो इसीलिए जो कलेक्टिंग डक्ट है वो इवेंचुअली ड्रेन करते हैं रीनल पेल्विस में, देन रीनल पेल्विस ड्रेन करता है यूरेटर में, ओके। द पेरिटिबुलर कैपिलरीज आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन विच प्रोसेस इन द नेफ्रॉन। किस में इन्वॉल्व है ये? तो ये इन्वॉल्व है आपके रीएब्जॉर्प्शन में, पीसीटी, हाँ पीसीटी आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यह है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो ये पेरिटिबुलर कैपिलरीज हैं, ये रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। फिल्ट्रेशन में, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस जो होता है आपका, वो होता है उसमें, बोमेंस कैप्सूल में। विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्टिंग फूड, CO2, नाइट्रोजन, वेस्ट, कौन है? बहुत आसान है, ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? प्लाज्मा का। क्यों? क्योंकि CO2 नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह पूछ रहा है, तो प्लाज्मा होगा। ये डिफेंस प्रोवाइड कर रही है, ब्लड क्लॉटिंग कर रही हैं, ये O2 सप्लाई कर रही हैं, तो बचा काम कौन करेगा? प्लाज्मा करेगा, ठीक है। प्लाज्मा करेगा ये बचा हुआ काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, फिश हैव, तो फिश में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 3 होते हैं कि 2 होते हैं? 2 होते हैं इसमें। रेप्टाइल एम्फीबियन में 3 होते हैं। एंड देयर ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली डैश, ठीक है। तो 2 होते हैं, लेकिन एक ही बार पूरे हार्ट से पास होता है, ठीक है। 2 होते हैं चैम्बर और एक ही बार पास होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये करवा चुका हूँ मैं पहले आपको कि नहीं करवाया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? IgG कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़, करिए ज़रा। IgE ये किस में है? सीजल 2025 में है। IgA इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल इन बॉडी सेक्रीशंस। अभी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 9th 10th इन सब की NCERT या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक में आप देख लोगे तो आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में हाईएस्ट स्टडीज़ करी हैं, शायद वो भी इस क्वेश्चन को गलत कर दें, ठीक है। थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन है ये, आपका 9th 10th लेवल का नहीं है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि ये ना, ये ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, तो हम ना अब ग्रेजुएशन लेवल की बायोलॉजी पढ़ेंगे। मूर्खता है ये एक नंबर की, ठीक है।
मूर्खता है एक नंबर की, क्योंकि हम हर कुछ नहीं कवर कर सकते हैं, हर एक रैंडमनेस को कवर नहीं कर सकते, बिकॉज रैंडम विल ऑलवेज बी रैंडम, कुछ ना कुछ रैंडम होगा। उसके पीछे भागने लग गए तो जो 80% है, 70 to 80% जहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं, यू विल मिस आउट ऑन दोज, और सिलेक्शन वहाँ से होगा, उन 10-20% से नहीं, बिकॉज अगली बार वो 10-20% यही नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चलो ये फिक्स भी हो कि हाँ नहीं इससे क्वेश्चन बनेगा ही, तो भी माना जाए। एक क्वेश्चन बन गया सिर्फ इसलिए हम पढ़ लें, दैट इज़ नॉट at all wise. Okay, so IgG constitutes the largest proportion of the antibodies in human blood. IgG plays a key role in allergic process, ये भी सही है, and IgA is primarily located in bodily secretions such as saliva and breast milk में ये आपका जो एंटीबॉडी है लोकेटेड होता है IgA. ओके, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, 1, 2, 3 एंड ऑल आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो 3 क्वेश्चन और करेंगे सिर्फ 50 तक, और उसके बाद फिर आपको करने हैं इस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट चैम्बर, ये भी सीजीएल 2025 से पूछा गया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अपन को टारगेट करना है। तो राइट ऑट्रियम में आया, ठीक, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, फिर लंग के पास गया, फिर लेफ्ट ऑट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। सही है पहला 47 का ए। द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़, तो वो एकमात्र जो शिरा है जो ऑक्सीजन लेके जाती है, ठीक है, कौन सी है? इट इज़ पल्मनरी वेन, है ना। हिपैटिक मतलब लीवर होता है, हिपैटिक पोर्टल वेन वो होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक लेके जाती है, मैंने लिखवाया था, जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं जैसे अल्कोहल वगैरह को। वो विद इन द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम विच स्ट्रक्चर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द प्राइमरी पेस मेकर। तो प्राइमरी पेस मेकर क्या होता है, ये एनटीपीसी में पूछा है। ऐसे नोड होती है जो कहाँ लगी होती है, जरा बताओ, ऐसे नोड कहाँ पे लगी हुई होती है? तो ऐसे याद करो, SA और RA, मतलब राइट ऑट्रियम में लगी हुई होती है। द ब्लड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज, तो ब्लड प्लेटलेट्स को किस नाम से जानते हैं? तो ये होते हैं हमारे थ्रोम्बोसाइट्स। ये है आपके RBCs, रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड WBCs, ठीक है, एंड थ्रोम्बोसाइट्स हैं आपके प्लेटलेट। बाकी क्वेश्चंस आप लगाएंगे, सिंगल लाइनर टाइप ही है, यहाँ पे आंसर की दी हुई है पूरी, ऑलराइट। बाकी जिन लोगों को बैच में एनरोल करना है तो परमार अकेडमी ऐप या फिर वेबसाइट में जाके कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे बैचेस की रिकॉर्डिंग वगैरह, सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और जो भी आपकी क्विजेज़ हैं, नोट्स हैं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, सब उसका एक्सेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑलराइट। सर आप भी अपना हार्ट हेल्थ रेगुलर चेक कीजिएगा, बिल्कुल ट्यूलिप जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको परमार एकेडमी जैसा कोई ऐप बनाकर जीके का 4.0 जैसा बैच लॉन्च करना चाहिए। अच्छे, मार्च एंड तक कोर्स एंड हो जाएगा क्या? यस हो जाएगा, एंड बिल्कुल हो जाएगा मार्च एंड तक, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक शुरू करेंगे, मार्च एंड तक हो जाएगा आपका, ठीक है, टाइम पे हो जाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्या वीडियो डिलीट मतलब? प्लीज़ चेक क्वेश्चन 14। ओके, 14 में प्रॉब्लम है क्या? क्या दिक्कत है इसमें? यही होगा, ठीक है। 120 मतलब हाई, हाई कब कॉन्ट्रैक्शन में होगा, लो कब होगा रिलैक्सेशन में, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये तो पढ़ाया था ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई नया क्वेश्चन आया, क्यों, क्या दिक्कत है, या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया है? इसमें भी चेक कर लेते हैं, 14 का ए था ना, तो ये यही तो है। ऐप में बैड गेटवे आ रहा है, क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और भी लोगों के साथ इशू है क्या? तो फिर सबके साथ ही होगा आई थिंक इशू, है ना। क्रिएटिन ले सकते हैं प्रियांशु, ठीक है, मतलब उससे थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जेएमएम में थोड़ा सा पावर बढ़ती है, मतलब ज़्यादा आप कर पाते हैं, उठा पाते हैं, ठीक है। मास्टर हुक्का पीने से थोड़ी ना कुछ होता है, ना ना, उससे कहाँ होता है, उससे तो फुर्ती आती है, चुस्ती आती है, उससे आपके बाइसेप्स बनते हैं हुक्का से। तो हुक्का बहुत अच्छी चीज़ होती है, पियो, दबा पियो, खूब पियो, एकदम ऐसे, इतना पियो मतलब दिन रात हुक्का हुक्का हुक्का, ठीक है। तुरंत तुरंत जन्नत नसीब होती है उससे, पता है, तुरंत, टाइम नहीं लगता उसमें, तुरंत तुरंत मिलती है जन्नत। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।
ठीक है, कल मिलते हैं। बाकी अब हमारे डिजीज़ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये 2-3 चैप्टर हैं, इनको फिनिश करके अपन बायोलॉजी फिनिश करेंगे और उसके बाद स्ट्रैटेजी के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। बाकी जिनको रिकॉर्डिंग वगैरह सब चाहिए तो बैच पे अपन एनरोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।